सभी को समझ में आ रहा है? नए बच्चे जितने बच्चे हैं, नए बच्चों को सारा समझ में आ रहा है जो में। यस सर। यस सर। यस यस सर। सर। बस सर सर प्रीवियस आज क्लास कौन ना सा अटेंड चैप्टर नहीं है? कर पाया था। हाँ, कोई बात नहीं, आप वीडियोस वगैरह देख लो, उसमें अगर आपको समझ में आ जाए आता है तो आप पूछ लेना। सर हाँ, सर आज कौन सा चैप्टर हो? आज हम लोग इकोनॉमिक्स स्टार्ट करेंगे, सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। एक ओके इम्पॉर्टेंट सर। चैप्टर है और इसको डिस्कस करेंगे पहले, फिर बाद में डिस्कस करेंगे। तो सर द वो राइज ऑफ हिस्ट्री, नेशनलिज्म। हाँ, सर हिस्ट्री का चैप्टर पूरा एक बार आपने बोला था कि वो स्टोरी शॉर्ट कनेक्ट इंट्रोडक्शन करो। हो गया। अच्छा, तो हिस्ट्री का शॉर्ट इंट्रोडक्शन। ओके, बाकी सभी को क्लियर है? द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, सर कोई ऐसा? हाँ जी। सर वो फेडरिक सोलो की पेंटिंग में तो सर डाउट था। सर डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक, तो सर मुझे पूछा था सर डेमोक्रेसी और रिपब्लिक में सर डिफरेंस क्या है? सर उसका भी एक्चुअली मतलब वही है। डेमोक्रेसी एंड रिपब्लिक तो एक्चुअली डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। ओके, और हम लोग जब ये सिविक्स स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे इसको और डिटेल एनालिसिस करेंगे इसका। ठीक है, इंडिया डेमोक्रेटिक रिपब्लिक दोनों फॉर्म है। आपने अगर प्रियम्बल पढ़ा होगा तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक दोनों वर्ड यूज किया गया है साइमल्टेनियसली। और यस उसमें सर। रिपब्लिक में लिखा होता है हेड ऑफ द स्टेट इज एन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। हाँ हाँ, हम लोग डिस्कस पर डेमो करेंगे सिविक, ये सिविक्स में हम लोग ये पॉइंट को फिर से डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन किसने ओके पूछा सर। है? सर सर उदय। 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 उदय, हम लोग फिर से इसको डिस्कस करेंगे, आप ये पॉइंट नोट करिएगा। ठीक, फॉर द टाइम पे आप जो है कि बस डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक, सोशल रिपब्लिक, आप ये पॉइंट बस बस समझिए। ठीक है, वहाँ पे डिटेल एनालिसिस होगा। अब डेमोक्रेसी का आप जानते हैं, रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल, और डेमोक्रेट और रिपब्लिक में हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड। इतना अभी रखिए, फिर उसके बाद हम लोग फर्दर और इस पे डिस्कस करेंगे। ओके। ओके सर। सर हाँ, बोलो, कोई कुछ कह रहा है? अच्छा, जो जिस तरीके से आपको यहाँ पे कंप्लीट कराया गया, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, जो है कि सारा कुछ मैंने लगभग आपको लिखवा कर और एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, जो नए बच्चे हैं और जो पहले नहीं पढ़े हैं, ठीक है, तो उनके लिए ये थोड़ा कंफर्टेबल रहा है सोशल साइंस पढ़ना, हिस्ट्री पढ़ना, या कुछ प्रॉब्लम उन्होंने फेस किया है? आप लोग बता सकते हो अगर आप कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो। वो सर कंफर्टेबल है। बाकी बताओ। सर कंफर्टेबल है। सर एक डाउट है। सर कंफर्टेबल। यस सर कंफर्टेबल है, ओके, चलो ठीक है। सर हाँ बोलो, डाउट किस, कौन कह रहा है डाउट है, बताओ। सर उत्कर्ष। डाउट क्या है? सर आपने हमें लिखवाया था ब्लडलेस रेवोल्यूशन के बारे में, जो यूनाइटेड किंगडम वाला था, रेवोल्यूशन ऑफ 1688। हाँ सर पर मैं आज हाँ जब मैं हाँ, एग्रीकल्चर चैप्टर, ग्रैंडियस रेवोल्यूशन। यस पर सर जब मैं आज एग्रीकल्चर चैप्टर पढ़ रहा था तो उसमें भी एक भूदान ग्रामदान करके कुछ था, तो उसमें लिखा हुआ था ब्लडलेस रेवोल्यूशन। हाँ, विनोबा भावे, तो वो तो इंडिया के कंटेक्स्ट में है ना। अच्छा ओके सर। ठीक है, ओके। तो आप लोगों के स्कूल में जो है कि पढ़ा दिया गया राइज ऑफ नेशनलिज्म अभी? नो यस सर, इंडिया Yes, sir. इंडिया वाला, नो सर, नो अभी सर। इंडिया में पढ़ा है। वाला नहीं नो पढ़ा है सर। सर। पर इंडिया वाला पहला पढ़ा दिया। नो सर। नो सर। नो सर। चलो ठीक है, ठीक है। तो अगर आप लोग पढ़ रखा है पहले से ही, आपने अगर स्कूल में पढ़ रखा है तो आई थिंक आपने एक बार उसको दोबारा गो थ्रू कर लिया है। जो नहीं कर पाए हैं, जिनके स्कूल में भी पढ़ाया जाएगा, उनके पास एक मौका और है कि वो गो थ्रू कर लें। सर ओके, स्कूल तो पढ़ाया गया था लेकिन समझ नहीं आया था मेरे को। अच्छा, ओके, हाँ, स्कूल में थोड़ा इसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे। ठीक है, जितना पॉसिबल था, देखो जो भी द राइज ऑफ नेशनलिज्म यूरोप में काफ़ी सारे कंटेंट हैं, जितना पॉसिबल आपको हो सकता था मैंने आपको कंटेंट डिलीवर कर दिया है। ओके, हाँ, एक दो पॉइंट इधर उधर हैं तो वो आउट ऑफ कंटेक्स्ट हैं। अब देखा जाए तो बहुत सारा है ऐसा नॉलेज
जो कि हमें ज्ञान जिसका होना चाहिए, ठीक है। बट अब हम यहाँ पे फिर से देखते हैं कि हमें क्या रिक्वायरमेंट है। हम अगर रिक्वायरमेंट के हिसाब से पढ़ेंगे तभी हमारी नॉलेज क्या होगी, एनहांस होगी। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कि फिर वो खोज डीप एनालिसिस करने लगते हैं, एकदम नीचे उतर जाते हैं और उसकी खोज में लग जाते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है, ये अप्रोच भी बहुत गलत नहीं है, बट हमें अभी ये देखना है कि हमें करना क्या चाहिए। अगर देखा जाए तो नॉलेज का कोई एंड नहीं है, ओपन एंडेड है, ओके। और उसमें पर्टिकुलरली सोशल साइंस, तो आपसे जो कहा जा रहा है अगर आप उससे बियॉन्ड जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपको फिर आपका जो मेन कंटेंट है वो क्या हो जाता है, छूट जाता है, क्योंकि उसका तो एंड होना नहीं है नॉलेज का। अब एक पढ़ोगे दूसरा आएगा, दूसरा पढ़ोगे तीसरा, तीसरा चौथा पांचवा। समझ में आ रही है बात? इसमें फिर उलझ जाओगे। अब जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री है, वर्ल्ड हिस्ट्री में हमें कितना पढ़ना है, हमें उतना ही पढ़ना है जितना हमसे कहा गया है, क्योंकि उसका नाम ही है वर्ल्ड हिस्ट्री। एक कड़ी से दूसरी कड़ी जुड़ी है, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, सब में वाई वाई हाउ व्हेन आते जाएगा। समझ में आ रहा है? तो सब में प्रॉब्लम, सब में जो है कुछ ना कुछ है। तो हमें हर एक चीज को नहीं देखते हुए चलना है, हमें सिलेबस उठाना है, सिलेबस देखना है, ओके ये आ रहा है, ठीक है हम ये करेंगे। बस बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो कि ओवरऑल हो क्या रहा है। और यही हम लोगों ने द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में देखा है। तैयारी कुछ ऐसे ही की जाती है कि स्ट्रैटेजी, एक रोड मैप बनाया जाता है कि अब ओके हमारे पास सेट ऑफ, मेरा क्या गोल है, ये गोल, चलो हम इसको सबसे पहले अचीव करेंगे। उसको अचीव करने के बाद हम क्या करते हैं, फिर आगे मूव करते हैं। अब जैसे अभी आप फाउंडेशन लेवल पे हो तो फाउंडेशन लेवल पे आपका जो आपसे एक्सपेक्टेड है उसको कंप्लीट करो, फिर आप जाओगे 10+2 लेवल पे सेकेंडरी, फिर वहां पे भी आपको सब ऑब्जेक्टिव, सब गोल्स दिए जाएंगे। वो गोल बनाइए कि नहीं एनसीईआरटी क्या कह रहा है, ओके यही कह रहा है, तो एनसीईआरटी जितना कहता है उतना पहले सबसे पहले कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद हम आगे क्या करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। समझ में आ रही है बात? सर सीबीएसई के लिए एनसीईआरटी के बियॉन्ड जाना कोई जरूरत नहीं है ना? नहीं, यही तो मैं कह रहा हूँ। अभी आपका फाउंडेशन में खासकर है, और आप 11-12 में भी जाओगे तो यही बात सर भी वहां पे भी कहेंगे कि वहां पे आईआईटी पीएमटी इन सब में देखोगे तो एनसीईआरटी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आंसर है। अब एनसीईआरटी को ही क्या है, जो भी कंटेंट लिखे रिटन है उसी को क्या करो, एनालाइज करो, देखो, समझो, उसी को अच्छे से समझो। पहले हम क्या करते हैं कि हम दूसरे ऑथर की बुक्स पढ़ने लगते हैं, हमें उसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है। पहले हमें एनसीईआरटी एकदम अच्छे से आ जाना चाहिए। मैं आपको ये हम जो 11-12 के लिए भी बता रहा हूँ, ये मत सोचना कि मैंने सिर्फ 9th-10th के लिए बताया और सिर्फ अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड बताया, ठीक है। आप लोग अपनी प्रिपरेशन बोर्ड की ऐसे करना कि आपका एनसीईआरटी आता ही आता है। कोई पूछे एनसीईआरटी आता है, यस आता है। उसके बियॉन्ड फिर आपकी फिर जरूरत होती है कंपटीशन को करने के लिए, कि हम कंपटीशन करना है तो थोड़ा सा हम इससे और हट के चलते हैं, थोड़ा सा और एक्स्ट्रा कर लेते हैं। समझ में आई बात सभी को? तो राइज ऑफ नेशनलिज्म यूरोप में मैंने आप लोगों को बताया था कि फ्रेडरिक सोरियो, कि किस तरीके से फ्रेडरिक सोरियो ने एक यूटोपियन विजन देखा, ठीक है, कि सोसाइटी में डेमोक्रेसी होगी, रिपब्लिक, सोशल रिपब्लिक होगा, एब्सोल्यूट इंस्टीट्यूशन के रिमेन्स बिखरे पड़े हैं, और सभी लोग जो है कि नेशन, सभी लोग एक कतार में एज अ नेशन स्टेट क्या कर रहे हैं, आ रहे हैं, अपना ट्रिब्यूट दे रहे हैं स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को, जिसके एक हाथ में टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट है और दूसरे हाथ में चार्टर्ड ऑफ राइट्स ऑफ मैन है। फिर उसके बाद हमने देखा कि एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन के रिमेन्स पड़े हैं, ठीक है। अब जो वे कतार में आए हैं उसमें यूएसए, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, ओके, जर्मनी, इसी तरीके से एक एक करके जो है आ रहे हैं। अब इनको कैसे पहचाना जाता है? इनको उनके नेशन कॉस्ट्यूम से और नेशनल फ्लैग से पहचाना जाता है। नेशनल कॉस्ट्यूम और फ्लैग से पहचाना जाता है। तो ऊपर से जो है कि जो उनकी पेंटिंग बनी है उस पेंटिंग के बारे में बताया जा रहा है कि ऊपर से कि जो क्राइस्ट हैं, ओके, सेंट हैं, एंजल्स हैं, वो भी देख के खुश हो रहे हैं कि कितने अच्छा भाईचारा है नेशन स्टेट के बीच में। तो यही नेशन स्टेट के बारे में फ्रेडरिक सोरियो ने जो है 1848 में पेंटिंग के थ्रू बताने की कोशिश की है। अब इसमें आपने थोड़ा बहुत ही नेशन स्टेट के बारे में पूछ लिया जाता है कि क्या होता है। तो नेशन स्टेट एक ऐसा स्टेट होता है जैसे जहाँ पे वहाँ के लोग और वहाँ के किंग क्या है, एक कॉमन क्या होती है, आइडेंटिटी होता है, कल्चर होता है, पास्ट होता है, ओके, दे बिलोंग टू द सेम नेशन। तो उसी को हम क्या बुलाते हैं, क्यूमुलेटिवली नेशन स्टेट बताते हैं, ठीक है, जहाँ के सभी लोग और उसके राजा, ठीक है। फिर उसके बाद नेशन स्टेट में हम देखते हैं कि पहला कौन बना, फ्रांस बना। यहाँ पे हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ा है, तो उसमें देखा कि किस तरीके से फ्रांस क्या बनता है, नेशन स्टेट बनता है, और लोग क्या करते हैं उससे जो है कि प्रभावित होते हैं, इंस्पायर्ड होते हैं।
आपने देखा होगा सिटोइन एंड सिटोइन फादर ला पैट्री द फादरलैंड। ओके, आपने पढ़ा है ये सब। फिर उसके बाद आपने देखा हाइम्स वगैरह भी लिखे जाते हैं नेशन के नाम पे, ठीक है। फ्रेंच एज अ डिप्लोमेसी यूज किया जाता है। नेशनल असेंबलीज वगैरह, स्टेट जनरल वगैरह के बारे में आपने पढ़ा है। आर्मी और ये मार्टियर्स वर कमेमोरेटेड इन द नेम ऑफ नेशन, ठीक है। तो ये सारी चीजें एज अ नेशन स्टेट वहां से शुरू होती हैं और लोगों को इंस्पायर करती हैं। लोग इंस्पायर होकर अपने यहाँ भी जैकोबिन क्लब जैसे क्या कर लेते हैं, सेटअप करते हैं और वेलकम करते हैं रेवोल्यूशनरीज को कि आइए हमारे यहाँ भी इसी तरीके की नेशन स्टेट बनाने में हेल्प करिए हमारी। और फिर हम आगे देखेंगे इसमें कि फ्रांस में आगे हम देखेंगे नेपोलियन 1804 का उसका सिविल कोड, जिसमें 3 मेन उसके कोड हैं। 3 मेन अगर कोड आपसे पूछा जाए तो पहला क्या है, राइट टू प्रॉपर्टी। उसने क्या किया था सर, बना के रखा था राइट टू प्रॉपर्टी, ठीक है। क्या किया था, राइट टू प्रॉपर्टी इंश्योर किया था। ओके, और फिर उसके बाद सेकंड क्या था कि प्रिविलेज बाय बर्थ हटा दिया था। और थर्ड क्या था आपका, थर्ड किसी को इक्वालिटी बिफोर लॉ। वेरी गुड, इक्वालिटी बिफोर लॉ। हाँ, और इसी तरीके से अपने कॉलोनीज में भी कुछ इसको एक्सटेंड किया और भी फर्दर चेंजेस लाए। फ्यूडल सिस्टम वगैरह अबॉलिश किया, गिल्ड रेस्ट्रिक्शंस वगैरह हटा दिए, ठीक है। और फिर वेट एंड मेजरमेंट इक्वल किया, ट्रांसपोर्टेशन एनहांस किया, इसी तरीके के चेंजेस लाए। तो मैं पूरा नहीं बताऊंगा, मैं थोड़ा थोड़ा बस बता रहा हूँ। फिर उसके बाद हम आगे देखते हैं कि लोगों को पहले रियलाइज होता है कि ये हार्बिंगर ऑफ लिबर्टी है, बट लेटर ऑन उनको पता लग जाता है कि नहीं, ये हार्बिंगर ऑफ लिबर्टी नहीं, ये क्या कर रहा है, ये तो टेरिटरी एक्वायर किया जा रहा है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा टेरिटरी एक्वायर कर रहा है और पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रंट में अच्छा तो कर रहा है, बट पॉलिटिकल फ्रंट में अच्छा नहीं कर रहा है। टैक्सेशन इंक्रीज कर दे रहा है, सेंसरशिप लगा दे रहा है, फोर्स रिक्रूटमेंट कर रहा है, ठीक है, फोर्स कॉन्स्क्रिप्शन वही कहते हैं। तो इसी तरीके से लोगों को फिर रियलाइज होता है। तो उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से यूरोप में मल्टी डायनेस्टिक एम्पायर हुआ करते थे, जिसमें कि उनके अपने क्या थे, कल्चर थे, अपने लैंग्वेज थे। तो उसमें जो है कि लोगों के अंदर कोई कॉमननेस नहीं था। ओके, कॉमननेस में सिर्फ एक ही था कि उनका एम्परर क्या हुआ करता था, सेम हुआ करता था। सर हाँ, बीच में मत बोलो, सर जो वेट ओके करो, सर। जब तक कंप्लीट हो जाए तब बोलना। ओके, तो अब इसमें मैं कहाँ पे था, हाँ, हैब्सबर्ग अंपायर के बारे में देखेंगे। तो हैब्सबर्ग अंपायर के बारे में अगर आप देखोगे तो हैब्सबर्ग अंपायर एक मल्टी डायनेस्टिक अंपायर था। ऑस्ट्रिया हंगरी का हैब्सबर्ग अंपायर क्या था, मल्टी डायनेस्टिक अंपायर। तो इस मल्टी डायनेस्टिक अंपायर में आप इसमें कुछ छूट तो नहीं था अभी तक, हाँ, नहीं, चलो। तो इसमें देखोगे कि अल्पाइन रीजन है, ठीक है, उसमें टायरोल, ऑस्ट्रिया, इन सब के बारे में। एरिस्टोक्रेसी वहाँ पे जर्मन बोलती है। फिर इटालियन स्पीकिंग भी है, लोम्बार्डी, विनीशिया। ओके, हंगरी में देखोगे तो हाफ ऑफ पॉपुलेशन मैग्यार बोलते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके के गैलेशिया में एरिस्टोक्रेसी पॉलिश लैंग्वेज बोलते हैं। तो इसी तरीके से अलग अलग लैंग्वेज के बोलने वाले लोग वहाँ पे क्या करते हैं, रिसाइड करते हैं। पीजेंट्स भी रहते हैं, जैसे बोहेमियन स्लोवाक्स रहते हैं, रोमन्स रहते हैं, स्लोवीन्स रहते हैं, ठीक है, क्रोआट्स रहते हैं। तो डिफरेंट पीजेंट्स भी रहते हैं ऑन आउटस्कर्ट। तो यही बताया जा रहा है कि किस तरीके से मल्टी डायनेस्टिक एम्पायर एग्जिस्ट करता है। फिर एरिस्टोक्रेसी के बारे में डिस्कशन हुआ है, जो कि बहुत क्या थे, पावरफुल इंसान थे, सोशली पॉलिटिकली क्या थे, बहुत डोमिनेंट थे, बट इनकी संख्या क्या थी, कम थी। तो ये क्या करते थे, आपस में मेल मिलाप किस तरीके से करते थे, थ्रू लैंग्वेज, थ्रू अ कॉमन लैंग्वेज। फ्रेंच हालांकि ज्यादा बोला जाता था डिप्लोमेसी के तौर पे। फैमिली जो कनेक्टेड थी थ्रू मैरिज। तो उनके अपने बड़े बड़े स्टेट्स वगैरह थे। तो इसमें आप देखोगे यूरोप में वेस्टर्न, सेंट्रल और ईस्टर्न। तो इसमें वेस्टर्न में जो है टेनेंट्स वगैरह ज्यादा रहते थे, ठीक है। और वो वहाँ पे क्या हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, मतलब इंडस्ट्रीज वगैरह आई, ओके। और वहाँ पे डेवलपमेंटल एक्टिविटी हुई। सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप में अभी उतनी ज्यादा नहीं हो रही है, तो वेस्टर्न में हो रही है। तो टाउन्स वगैरह आए, लोगों पर मिडिल क्लास एमर्ज हुआ। तो थोड़े बहुत जो है चेंजेस, ठीक है, वेस्टर्न साइड में यूरोप में होने लगे, वाइल ईस्टर्न और सेंट्रल में नहीं हो रहे थे, ठीक है। तो अब यहाँ पे मिडिल क्लास आएंगे। तो मिडिल क्लास आप जानते हो क्या करते हैं, पढ़े लिखे वर्ग के लोग होते हैं, वो एक नया कंसेप्ट अपने साथ लेके आएंगे, ठीक है। क्या लाएंगे, लिबरलिज्म। तो अभी लिबरलिज्म जो है फेवरेबल होता है मिडिल क्लास के लिए, एज वेल एज जो ट्रेडर्स वगैरह हैं उनके लिए भी। तो अब लिबरलिज्म में आप देखोगे, ठीक है, मीनिंग इसका क्या होता है, इक्वालिटी। तो यहाँ पे 2 तरह की लिबर्टी चाहिए, एक पॉलिटिकल और एक इकोनॉमिक। पॉलिटिकल में कि भाई गवर्नमेंट बाई कंसेंट बने, ओके,
और लोगों के पास राइट टू वोट हो, ओके, पार्लियामेंट में कॉन्स्टिट्यूशन रहे। इकोनॉमिक स्फीयर में अलग अलग जगहों पे क्या होता था, अलग अलग कस्टम ड्यूटीज वगैरह हुआ करते थे। तो कस्टम ड्यूटी अगर अलग अलग हैं, तो जब गुड्स को ट्रैवल करना होता था फ्रॉम वन रीजन टू अनदर, तो टैक्सेस पे करने होते थे। ट्रेडर्स को बहुत परेशानी होती थी, एज वेल एज कंज्यूमर्स को भी। तो इकोनॉमिक लिबर्टी मतलब सभी जगह क्या हो, एक जैसा इक्वल वेट एंड मेजरमेंट हो, और आसानी से गुड्स क्या कर सके, फ्रॉम वन रीजन टू अनदर रीजन ट्रैवल कर सके। इसमें एलए का एग्जांपल दिया गया, जिसका मेजरमेंट 39 कन्फेडरेशन आई थिंक सभी को याद होगा, ठीक है, कैसे कि अलग अलग जो है बैरियर, कस्टम ड्यूटीज के बैरियर्स लगे रहते थे, और जो है गुड्स को ट्रैवल कराने में कितनी प्रॉब्लम होती थी। एलए का एग्जांपल दिया गया, जिसकी कि डिफरेंट लेंथ होती है अक्रॉस फ्रैंकफर्ट, मेन एंड नरम्बर्ग, ठीक है। तो एलए याद रखिएगा, मेजरमेंट ऑफ क्लोथ। अब इसमें क्या रिक्वायरमेंट है कि यहाँ पे अब एक यूनिफाइड तरीके से क्या होना चाहिए, ट्रेड होना चाहिए। यूनिफाइड तरीके से ट्रेड होना चाहिए, जहाँ पे टैक्सेस वगैरह एक जैसा, मतलब टैक्सेस ज़्यादा ना लगे, वेट एंड मेजरमेंट इक्वल हो, ठीक है, सभी फ्लरिश हो। तो इसी को देखते हुए 1834 में ज़लवरीन, ठीक है, कस्टम यूनियन बनाया गया पुरुषिया के इनिशिएटिव पे, जिसमें उसने क्या कर दिया, टैरिफ बैरियर्स हटा दिए, करेंसी रिड्यूस कर दिए, आई थिंक 32 ले आए, ठीक है, रेलवेज वगैरह ले आए, जिससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ। अब देखोगे कि यहाँ पे इसके बाद आप देखोगे कि 1815 के बारे में डिस्कशन किया गया है, जहाँ पे नेपोलियन हार जाता है, ओके। अब जब नेपोलियन हार जाता है, तो नेपोलियन के हारने में प्रूशिया है, आपका ऑस्ट्रिया है, रशिया है और ब्रिटेन है। एम आई करेक्ट? तो इसमें क्या होता है, जब कलेक्टिवली वो डिफीट कर देते हैं, तो कंजर्वेटिव्स क्या सोचते हैं, दो तरीके के सोचते हैं। एक सोचते हैं कि हमारा रिजाइम ऐसा हो कि जिसमें कि हम कोई चेंजेस ना लाएं, जैसा हमारा ट्रेडिशन चल रहा था पहले वैसा ही ट्रेडिशन चलता रहे, कोई भी चेंजेस ना आए, ठीक है। मतलब हमारे चर्चेज वगैरह, जो भी ओवरऑल सोसाइटी का एग्जिस्टेंस स्ट्रक्चर है, वो एज इट इज मेंटेन रहे। बट कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने नेपोलियन से सहमत थे, जैसे नेपोलियन कहता है एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस लाने चाहिए, वैसे ही एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस हों। तो इसी में तो देखा गया, जो पहले वाले सोचने वाले लोग थे, ठीक है, उनकी बात मानी जाती है। और जब ये हारता है नेपोलियन 1815 में, तो यहाँ पे एक ट्रीटी होती है जिसका नाम है ट्रीटी ऑफ वियना, जिसको कौन होस्ट करते हैं, ड्यूक मेटरनिख, एक ऑस्ट्रियन चांसलर है जिनका नाम है ड्यूक मेटरनिख। अब इसी ट्रीटी ऑफ वियना में जो भी नेपोलियन ने किया था, सबको क्या किया गया, सब हटा दिया गया। बर्बन डायनेस्टी को रिस्टोर कर दिया, ठीक है। किंगडम ऑफ नेदरलैंड फ्रांस के नॉर्थ में सेटअप किया, जिनोवा को पीडमोंट साउथ एरिया में, प्रूशिया को वेस्टर्न फ्रंटियर मिलता है, नॉर्दर्न इटली को ऑस्ट्रिया मिलता है, ठीक है, और जर्मन कन्फेडरेशन को अनटच रहता है, ठीक है। और कुछ छूट रहा है कोई पार्ट? प्रूशिया को सैक्सोनी मिलता है ना। तो इसी तरीके से प्रूशिया को सैक्सोनी मिलता है, रशिया को पोलैंड मिल जाता है। तो इसी तरीके से क्या होता है कि ट्रीटी ऑफ वियना कंडक्ट कराया जाता है। कंजर्वेटिव्स कहते हैं जो भी हमारे खिलाफ जाएगा हम उसको टॉलरेट नहीं करेंगे। तो इसी से जो है भयभीत होकर या इसी को हटाने के लिए कई सारे सीक्रेट सोसाइटीज बनती हैं, और वो कौन बनाता है, गिउसेप्पे मैज़नी, ठीक है। कौन बनाते हैं, गिउसेप्पे मैज़नी, एक इटालियन रेवोल्यूशनरी है, जिनोवा 1807 में वो उनका जन्म हुआ था, और वो सीक्रेट सोसाइटी के मेंबर थे कार्बोनरी के, ठीक है। लिगोरिया की वजह से उनको एग्जाइल में भेज दिया जाता है, और उन्होंने दो अंडरग्राउंड सोसाइटीज फॉर्म किए, यंग इटली एंड यंग यूरोप। यंग इटली उनका मर्सलेस में, यंग यूरोप उनका बर्न में। तो उनका ये मानना था कि गॉड, मैज़नी का ये मानना था कि गॉड क्या है, had intended nation to be natural unit of mankind। तो ये नेचुरल यूनिट है मैनकाइंड का नेशन स्टेट। आप जो है इसमें किसी का हमें सहमति की जरूरत नहीं है, ये तो नेचुरल है, होना भी चाहिए, ठीक है। और मानते हैं नेशन स्टेट बनना चाहिए। और सीक्रेट सोसाइटीज में आप देखोगे कि फिर इनमें जब ये अगेंस्ट जा रहे थे कंजर्वेटिव्स के, तो मेटरनिक ने इनको बुलाया था मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर। अब ये मेटरनिक ने बुलाया इनको। फिर उसके बाद जब रेवोल्यूशन का पीरियड देखोगे 1830 और 1848, तो अब इस 1830 और 48 में जब ये कंजर्वेटिव्स थोड़े सख्त होते गए, तो किस तरीके से लिबरल नेशनलिस्ट इनका विरोध करते हैं, हम इसको यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले हम जुलाई 1830 का देखेंगे, जुलाई रेवोल्यूशन, जिसमें कि बर्बन किंग जो था उसको हटा दिया जाता है। अब यहाँ पे कौन किंग बनता है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आती है, और लुइस फिलिप यहाँ पे किंग बनते हैं। तो यहाँ पे मेटरनिक ने फिर कहा था, व्हेन फ्रांस नीजेस द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड। और इसी को देख, और ये बात सही भी हुई,
ब्रुसेल्स जो है बेल्जियम के साथ अलग हो गया, किससे? नेदरलैंड से। ओके, जब वो अलग हो गया तो फिर उसके बाद हम एक और देखते हैं एग्जांपल, ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जिसमें ग्रीस क्या था, ऑटोमन एम्पायर के अंदर में था। तो वहां पे स्ट्रगल 1821 से चल रहा था, और जो वेस्टर्न पीपल थे वो ग्रीस को हेल्प भी कर रहे थे ऑटोमन एम्पायर से निकलने के लिए। वो वहां के पोएट बुलाया करते थे कि ग्रीस क्या है, क्रैडल है यूरोपियन सिविलाइजेशन का, हमें उनका हेल्प करना चाहिए। तो यहाँ पे लॉर्ड बायरन एक पोएट हैं, उन्होंने फंड वगैरह लेकर लड़ाई लड़ते हैं, और फाइनली बट उनकी डेथ हो जाती है 1824 में। बट जो स्ट्रगल था वो कंटिन्यूड रहता है, और 1832 में ग्रीस क्या बन जाता है, एक इंडिपेंडेंट नेशन बन जाता है। फिर आगे हम देखें तो रोमांटिसिज्म है। तो रोमांटिसिज्म में हमने देखा कि किस तरीके से कल्चर एक इम्पॉर्टेंट प्ले करता है लोगों को यूनिफाइड करने में। ठीक है, आर्ट, पोइट्री, ये सब के जरिए हम किस तरीके से, म्यूजिक वगैरह से हम कैसे लोगों को यूनाइट कर सकते हैं। तो एक तरह का ये कल्चरल मूवमेंट था, ठीक है, जो कि कहता था इमोशन, इंट्यूशन, मिस्टिकल फीलिंग पे ज्यादा जोर दो, अभी लोगों को क्या कर सकते हो, इकट्ठा कर सकते हो। तो यहाँ पे हम देखेंगे एग्जाम्पल के तौर पे जर्मन फिलोसफर एक हैं जॉन गॉटफ्राइड हर्डर। उन्होंने कहा कि जर्मनी को जो है कि यूनिफाई करने के लिए वहाँ के लोगों के अंदर ये फील डालो कि ये द वेरी नेशन इज देयर ओन नेशन। वहाँ के लोगों को उन्होंने दास वोग बुलाया, और वहाँ जो नेशन थी उसको वोग जिस्ट बुलाया। ठीक है, फिर इसी तरीके से आप देखोगे कि लोकल लैंग्वेज का बहुत बड़ा रोल रहा है पोलैंड में। ओके, पोलैंड में आप देखोगे पोलैंड को इन्होंने क्या कर लिया था, सबड्यू कर लिया था, जो ग्रेट पावर लाइब्रेरीज थी जैसे प्रूशिया, रशिया, पुरुशिया। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था, इसको सब अपने अंदर ले लिया था, इवन ऑस्ट्रिया भी है। तो यहाँ पे करोल कुरपिंस्की, ठीक है, उन्होंने फोक डांस वगैरह पे जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंस लोगों को सिखाया, और ये जो कल्चर था उसको रिवाइव करने में बहुत हेल्प किया, जैसे पोलोनेज एंड मजूरका। ठीक है, अब लैंग्वेज में अगर आप देखो पोलैंड में तो रशियन लैंग्वेज इस तरीके से बढ़ रहा था, वहाँ के पॉलिश लोग क्या कर रहे थे, उसको दे वर रिलक्टेंट ऑफ दिस लैंग्वेज। तो 1831 में वहाँ पे रिबेलियन भी होता है, वहाँ के जो क्लर्जी बिशॉप्स वगैरह थे वो क्या करते हैं, अपोज करते हैं इसको। ठीक है, जब उनको अपोज करते हैं तो उनको साइबेरिया जेल भेज दिया जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे हम लैंग्वेज एंड फोक डांस प्लेड अ वेरी वाइटल रोल इन इन गैदरिंग, इन मोबिलाइजिंग द पीपल ऑफ दैट वेरी नेशन। ओके, अब इस टाइम पीरियड क्या है, 1830 और 1848। इसी 1830 में आप देखोगे कि एक ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप भी आती है। ओके, जब इस ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप में आप देखते हो कि ब्रिटेन में मशीन वगैरह आ जाती है, तो मशीन से क्या होता है, प्रोडक्शन होता है। तो मशीन से प्रोडक्शन होता है, और प्लस जो है फूड की स्कार्सिटी देखी जाती है। तो इस समय जब जो लोकल कॉम्पिटिटर्स हैं, जो लोकल पीपल हैं, वो क्या होता है, बहुत स्ट्रगल करते हैं। तो स्ट्रगल करते हैं, उनके पास पैसे नहीं होते, फूड की भी कमी है, तो प्रॉब्लम यहाँ पे एक्यूट होने लगती है, प्रॉब्लम बढ़ने लगती है। तो प्रॉब्लम जब ये बढ़ रही थी तब फ्रांस में फिर से क्या हो गया, रेजिस्टेंस देखा गया, पीपल अनरेस्ट देखा गया, फूड की कमी, अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ गई। तो पीपल जो लोग थे वो रोड पे आ गए। ठीक है, और जो वहाँ का किंग था उसको भागना पड़ा, लुइस फिलिप को, और फ्रांस क्या बन जाती है, रिपब्लिक बन जाती है। अब 21 साल से उम्र सभी को क्या मिलेगा, राइट टू वोट। सिलेसिया में देखते हैं कोई कॉन्ट्रैक्टर्स एंड वीवर्स को देख रहे थे कि इकोनॉमिक हार्डशिप है तो कम पैसे दो, वीवर्स जो एकदम तंग आ गए, उनके जो है घरों पे हमला कर दिया, और कॉन्ट्रैक्टर्स को भागना पड़ा। हालांकि वो फिर से आर्मी की हेल्प से आ जाते हैं, बट प्रॉब्लम तो हो ही गई वहां पे। फिर अब 1848 में आप देखोगे कि मिडिल क्लास, ठीक है, बहुत ज़्यादा उग्र होते हैं, और वो चाहते हैं कि क्या हो जाए, यहाँ पे ये जो कंजर्वेटिव्स हैं ये हटें। तो कुछ हम एग्जांपल्स देखेंगे, जैसे जर्मनी, इटली, पोलैंड, यहाँ पे किस तरीके से चीज़ें घटती हैं। हम लोगों को यहाँ पे पढ़ना है जर्मनी वाला केस। तो जर्मनी वाले केस में देखोगे कि यहाँ पे जो प्रोफेशनल्स हैं सिटी ऑफ फ्रैंकफर्ट में जाते हैं और डिसाइड करते हैं कि यही जर्मन नेशनल असेंबली होगी। ठीक है, और 18 मई 1848, 18 मई 1848, 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स पार्लियामेंट जो है अपना कन्वे करते हैं, और किंग के पास ले जाते हैं, उनके पास जो है क्या कहते हैं उसको, मुकुट, कि ये लीजिए आज से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की रहेगी। किंग डिनाई कर देता है, रिजेक्ट कर देता है। किंग का नाम है फ्रेडरिक विल्हेल्म IV, रूसिया के किंग थे। तो वो चले जाते हैं और अब जो है दूसरे किंग से और मिलिट्री से मिलते हैं, एरिस्टोक्रेसी मिलिट्री भी उनके साथ हो जाती है। बाद में देखा जाता है कि असेंबली वीक हो जाती है, और ट्रूप्स आके क्या कर देती हैं, असेंबली को डिसबैंड कर देती हैं। विमेन के बारे में भी आपने पढ़ा, विमेन की राइट्स और पॉलिटिकल राइट्स, इकोनॉमिक राइट और सोशल राइट
हमेशा डिनाइड हुए हैं, उस समय भी थे, आज तो ठीक है कुछ हद तक, बट फिर भी तो उस समय जो था तो उसमें भी देखा गया कि उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है, ठीक है, बट उनको उनके राइट्स जल्दी नहीं मिल पा रहे थे। 1848 का है, आपको मालूम है पहला कंट्री कौन था यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जिसको दिया था? न्यूजीलैंड 1893। तो अभी तो टाइम पीरियड, हाँ अभी तो टाइम पीरियड 1848 का ही है। तो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट क्या करता है, वो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में भी देखो तो उन्होंने सिर्फ ऑब्जर्वर के तौर पे रखा है, ओके। तो बट यहाँ पे देखो कि लिबरल नेशनलिस्ट जो उभर के आते तो हैं, बट लिबरल नेशनलिस्ट जो है कि बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाते। कंजर्वेटिव्स यहाँ पे अब समझ जाते हैं कि ये जो साइकिल ऑफ रेवोल्यूशन इसको रोकना होगा हमें, इसके लिए हमें कुछ कंसेशन देना होगा। तो उन्होंने भी उसी तरीके से वेस्टर्न साइड में जैसे चेंजेस आए थे, सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप में भी वैसे ही चेंजेस लाते हैं, ओके। सर्वडोम वगैरह ये सब, बॉन्डेड लिबरल ये सब हटा देते हैं। हाब्सबर्ग डोमिनियन को क्या कर देते हैं, थोड़ा ऑटोनॉमी बढ़ा देते हैं, ठीक है। हाब्सबर्ग एम्पायर में हंगेरियन जो है उसको जो है ऑटोनॉमी उसकी बढ़ा देते हैं 1867 तक। तो कंजर्वेटिव भी अपने अंदर में क्या लाते हैं, चेंज लाते हैं। पहले तो नहीं लाते थे, ठीक है, बट देखा कि नहीं ये बढ़ता चला जा रहा है तो कुछ एक्सटेंड कर दिया। फिर हम लोग देखेंगे अब यूनिफिकेशन समझेंगे, तो जर्मनी के यूनिफिकेशन में तो अब कंजर्वेटिव डिजाइन तो है ही। अब इस कंजर्वेटिव डिजाइन में आप देखोगे तो 1848 का जो पीरियड है पार्लियामेंट का, तो आया तो था कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, बट वो ज्यादा दिन तक रहा नहीं। फिर अब यहाँ पे वो हटा कैसे, वहाँ पे जो है ऑटोमन बिस्मार्क, ठीक है, मिलिट्री के लोगों से के हेल्प से और जंकर्स लार्ज लैंड ओनर्स जंकर्स के हेल्प से पुरुषिया के, ठीक है, उन्होंने वहां पे 7 साल लड़ाई लड़ी, ठीक है, किससे? ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और एक और है, ऑस्ट्रिया डेनमार्क और एक फ्रांस, वेरी गुड, ऑस्ट्रिया डेनमार्क और फ्रांस। तो इनसे उन्होंने लड़ाई लड़ी और जो है कि जर्मनी को फिर फाइनली उन्होंने क्या क्या यूनिफाई किया 1871 में, ठीक है। पर्शियन किंग विलियम फर्स्ट वहाँ के क्या बनते हैं, एम्परर बनते हैं, और उसी तरीके से हॉल ऑफ मिरर्स में वर्सलेस के, और वहाँ पे मॉडर्निटी वगैरह तो आप पहले ही जानते हो, बैंकिंग लीगल वगैरह था। तो एक ये क्या बनता है, एक कह सकते हैं आप उसको, एक इंस्पायरिंग थिंग होता है, ठीक है, जर्मनी में कि लोग इससे एक मॉडिफिकेशन मॉडर्नाइजेशन का टाइप ऑफ थिंग होता है यहाँ पे, इससे लोग क्या होता है, प्रभावित होते हैं। तो अब नेक्स्ट देखेंगे इटली का यूनिफिकेशन। आपने पढ़ा है कि मतलब यहाँ पे सेवरल डायनेस्टी थी, 7 स्टेट में था इटली, तो अब उसमें एक ही जगह है जहाँ पे इटालियन प्रिंसली स्टेट है, वो है सार्डियाना पिडमॉन्ट, ओके। तो 1830 में आपने पढ़ा कि उसलिए मैजनी वगैरह जो है कि फाइट करते हैं, बट इटली को यूनिफाई नहीं कर पाते। यंग इटली वगैरह बना तो रहे हैं, बट इटली को यूनिफाई नहीं कर पाते। 1831-48 में फेल हो जाते हैं। नॉर्दर्न साइड आपने अभी ट्रीटी ऑफ लीना पढ़ा कि ऑस्ट्रिया में है, सेंट्रल पार्ट पोप के पास है, और सदर्न पार्ट वो बर्बन किंग ऑफ स्पेन। तो यहाँ पे जो सार्डियाना पिडमॉन्ट में द ओनली इटालियन जो प्रिंस है वो है किंग है, वो है विक्टर एमेनुअल सेकंड। विक्टर एमेनुअल सेकंड के ऊपर जब देखते हैं कि ज्यादा दारोमदार जाता है किसको सही करना है, तो वो क्या करते हैं कि कैबोर के हेल्प से, कैबोर के हेल्प से वो क्या करते हैं, इटली को यूनिफाई करते हैं। तो ये जो कैबो है इनको जो है फ्रेंच अच्छी लैंग्वेज आती है, इनका फ्रांस से अच्छा खासा क्या है, डिप्लोमेटिक टाइज है, ठीक है, और उसी के हेल्प से ऑस्ट्रिया को हरा देते हैं 1859 में। फिर उन्होंने गिउसेप्पे गैरिबाल्डी का रोल आता है इसमें, द रेड शर्ट्स उनकी आर्मी आती है और वो साउथ इटली में वो यूनिफाई करने में हेल्प करती है। तो 1861 में विक्टर एमेनुअल सेकंड को क्या कर दिया जाता है, घोषित कर दिया जाता है कि ये यहाँ के क्या है, किंग है। वहाँ पे इलिटरेसी इतनी ज्यादा थी, लोगों को पता ही नहीं था कि इटालिया क्या है, उनको लगता था ला इटालिया कहा जा रहा है कुछ, और ये विक्टर एमेनुअल की क्या होंगी, वाइफ होंगी, ये आपने पढ़ रखा है। फिर आपने स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन भी पढ़ा। उस स्ट्रेंज केस में आपने देखा कि ब्रिटेन जो कि आज देख रहे हो आप, पहले इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और नदर्न आयरलैंड को हालांकि जोड़ के यूके कहा जाता है, तो उस समय 18th सेंचुरी से पहले कोई ब्रिटेन था नहीं नेशन। ये तो जो है 1688 के बाद से, ठीक है, इंग्लिश जो है क्या होते गए, पावरफुल होते गए, मोनार्क होता है और पावरफुल होते गए। उन्होंने आसपास के जो आइलैंड्स थे, एलिस थे, उसको क्या किया, कंट्रोल करते गए। स्कॉटलैंड को किया तो उसमें 1707 का द एक्ट ऑफ क्या नाम है उसका, द एक्ट ऑफ यूनियन है, एक्ट ऑफ यूनियन द एक्ट ऑफ यूनियन, हाँ Act of Union. बिटवीन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड, ठीक है, एक्ट ऑफ यूनियन हुआ, ठीक है। तो ये एक्ट ऑफ यूनियन हुआ तो इसमें जो है कि इसको स्कॉटलैंड को ले लिया, स्कॉटिश लैंग्वेज को प्रोहिबिट किया, इंग्लिश लैंग्वेज को फ्लरिश किया। पार्लियामेंट में भी इंग्लिश वाले ही दिख रहे हैं,
तो स्कॉटलैंड की अपनी जो है बेसिक आइडेंटिटी हट जाती है। फिर आप देखो नॉर्दर्न आयरलैंड में भी इसी तरीके से इन्होंने नॉर्दर्न आयरलैंड को भी क्या किया, इनकॉर्पोरेट किया। और फाइनली जब नॉर्दर्न आयरलैंड को आई थिंक 1801 में किया है नॉर्दर्न आयरलैंड को, यस सर, am I correct? Yes, sir. Yes, sir. यूनाइटेड Yes, sir. किंगडम ठीक है। सर, वोल्ड और टाउन नाम का है। हाँ, इस स्कॉटलैंड में याद रखिए गैलिक लैंग्वेज बोला जाता है, तो नॉर्दर्न आयरलैंड को भी जोड़ दिया 1801 में। तो ओवरऑल जब ये क्या कर दिया, पूरा यूनिफाई कर दिया और इसी को बुलाया द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। तो यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन में जो है कि इनके अपने फ्लैग हुए यूनियन जैक, नेशनल एंथम गॉड सेव आवर नोबल किंग, इंग्लिश लैंग्वेज को प्रमोट किया। तो इसी तरीके से हमने जो है किसके बारे में समझा, ब्रिटेन का, कि किस तरीके से नेशन स्टेट बनता है। फिर उसके बाद आप अलग अलग देखोगे इसमें कंटेंट होंगे। आपने विजुअलाइजिंग नेशन फिर पढ़ा होगा, तो विजुअलाइजिंग नेशन में आपने जो है देखा कि किस तरीके से 19th सेंचुरी में विमेन को रिप्रेजेंट किया जाता है एज अ नेशन स्टेट, एलेगरी, ठीक है, पर्सोनिफिकेशन ऑफ नेशन। तो विमेन का रिप्रेजेंटेशन होता है, हालांकि इस तरह की विमेन एग्जिस्ट करती नहीं है, बट विमेन को रिप्रेजेंट किया जाता है। फ्रांस में इन्होंने किसको किया था, मैरियाने को किया था, ठीक है। और इससे क्या होता है, लोगों के अंदर ये फीलिंग आती है कि दिस इज आवर वेरी नेशन एंड वी विल हैव टू फाइट फॉर दिस नेशन। तो वो क्या करते हैं, एकजुट होके अपने नेशन के लिए लड़ते हैं, ठीक है। अब वो इस नेशन के अब उस फीमेल आप देखोगे तो रेड का जो है कि उन्होंने क्या पहन रखा है, कॉकेट वगैरह पहन रखा है, ठीक है, ट्राई कलर रेड कैप, इस तरीके से उनके ऊपर देखोगे। फिर जर्मनी में भी देखोगे, जर्मनिया है, उन्होंने एक लीफ क्राउन पहन रखा है, ठीक है, ओक लीव्स का, ओक स्टैंड फॉर हीरोइज्म। तो इस तरीके से आप देखोगे वेमेन का रिप्रेजेंटेशन किया जाता था इन ऑर्डर टू मोबिलाइज पीपल। मोबिलाइज का मतलब संगठित करना होता है, ठीक है। अब फिर आगे हम देखेंगे तो नेशनलिज्म और इंडिविजुअलिज्म वाले टॉपिक में आएंगे, तो जिसमें देखेंगे बाल्कन स्टेट के बारे में ज्यादा क्या किया गया, बाल्कन स्टेट के बारे में डिस्कस किया गया। अब लिबरल नेशनलिस्ट का जो मेन व्यू था, जो मेन कंटेंट था, वो अब उनके जो मेन थिंकिंग थी वो जो है कि अब नैरो होती चली गई। अब कौन आ गए, कंजर्वेटिव्स। कंजर्वेटिव्स में ज्यादातर कौन, जो ग्रेट पावर राइवलरीज हैं, उनका जाहिर दबदबा पड़ता गया। और दबदबा में आप देखोगे बाल्कन स्टेट के बारे में डिस्कशन 1971 ऑटोमन एम्पायर के अंदर था, ओके। आरबीए, जेएमसी, पीएच, एसएसएम, आई थिंक स्टेट सभी को याद है। यस सर, मलेशिया, अल्बानिया, ग्रीस, Yes, sir. मैसेडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जोगोविना, स्लोवेनिया, मोंटेनेग्रो, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको याद रखिएगा। तो ये सर सब पहले discuss करके सर्बिया क्या है, फिर करेंगे? मॉन्टेनेग्रो है, ठीक है, स्लोवेनिया, तो अब इसी सर्बिया, तरीके से- मॉन्टेनेग्रो। ओके। यस सर। तो इसी तरीके से वो क्या करते हैं, एक एक करके इंडिपेंडेंट नेशन बनते चले जाते हैं। और वो कहते हैं वो पहले ही इंडिपेंडेंट थे, ये तो बाहरी पावर ने हमें क्या कर रखा है, सब्जुगेट कर रखा है, ठीक है। और बट इसमें ये देखा गया तो वो अपने से एक दूसरे, उन लोगों को स्लाव्स बोला जाता था, याद रखिएगा, एनटीएस में पूछा गया, स्लाव्स बोला जाता था। तो वो लोग एक्सट्रीमली जेलस ऑफ ईच अदर थे, ठीक है, एंड दे वर एवर रेडी टू गो फॉर वॉर। और इसका बहुत अच्छी तरीके से फायदा उठाया ग्रेट पावर राइवलरीज ने, एक दूसरे का जो है कि उकसा कर क्या करते थे, फील्ड में वहां पे भेज देते थे और वहां पे लड़ाइयाँ होती थी और इसमें इनको क्या फायदा होता था ग्रेट पावर राइवलरीज को, इनके भी अपने क्या थे, अपने जो है कि इसमें इंटरेस्ट थे कि हमारे कॉलोनीज बढ़ेंगी, हमारा जो है स्पेस बढ़ेगा, ट्रेड होगा, इस तरीके के इनके भी अपने क्या थे, इंटरेस्ट थे। जिससे ये क्या होता है कि बढ़ता चला गया और फाइनली वर्ल्ड वॉर 1 हो जाता है 1914 में। अब इंपीरियलिज्म में देखो तो नेशनलिज्म देखो तो कॉलोनीज में भी थी, ठीक है, बट ये नेशनलिज्म वो लिबरल नेशनलिस्ट जैसा नहीं था। यहाँ पे पॉलिटिकल लिबर्टी और इकोनॉमिक लिबर्टी चाहिए, यहाँ पे लिबर्टी चाहिए फॉरेनर से। तो जो या अब कॉलोनीज में नेशनलिज्म आप देखोगे तो वो वहाँ पे नेशनलिज्म फॉरेनर पावर को हटाने के लिए था, ठीक है, अपने नेशन को सिक्योर करने के लिए था। तो यहाँ पे उस तरीके का जो है कि नेशनलिज्म नहीं था जहाँ जैसा कि यूरोप में था, और यूरोप जैसा फिर उसको कहीं दोहराया नहीं जाता है। यही आपको पढ़ना है, ठीक है, द राइज ऑफ नेशनलिज्म यूरोप में। समझ में आया, राइज ऑफ नेशनलिज्म यूरोप की कहानी, मेरी जवानी। क्लियर है सभी को? यस सर, यस सर। Yes, यस sir. सर। Yes, sir. Yes, sir. आप लोगों को सर जो है एक कि दो चीज पूछनी थी। लेके इसको बहुत मैंने, रुक जाओ, होप कि आप लोगों को बहुत सारी चीजें बिना पढ़े अब जो है याद हो गई होंगी। अब आप पढ़ोगे तो आपको और आगे याद होगी, ठीक है, ऐसा मैं मानता हूँ। मैं सही मान रहा हूँ ना? Yes, sir. यस सर। यस सर, यस सर। है ना? यस सर, अब आप देखोगे बहुत सारे बच्चे होंगे उनको इस चैप्टर में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो इसमें फिर प्रॉब्लम की कोई बात नहीं है, अगर नहीं समझ में आया तो फिर एक बार पढ़ा देंगे।
नहीं समझ में आया फिर एक बार पढ़ा दें। कितनी बार पढ़ोगे तुम? कह दो कि सर बस करो। ठीक है, अब चलो डाउट वाले कौन है, एक दो पूछो और फटाक से आज का जो है कि स्टार्ट करते हैं। सर बस एक चीज सर, सर भी पीजेंट ही थे ना? कौन? सर। हाँ सर, भूदास, ओके सर। भूमि पे जो काम सर। करते हैं सर। हाँ सर सर, बॉस जो नहीं भूमि है। पे काम करते हैं, जो भूमि पे काम सर करते हैं। हाँ तो जो बोस्निया हर्जिगोविनिया जो सर है, सर ये एक ही था या फिर दो अलग अलग है? बोस्निया हर्जेगोविना एक ही है, एक ही साथ है। ओके सर। सर जो चलो ये जर्मनी के वाइड, एट्रीब्यूट्स है, हाँ सर जो जर्मनी के एट्रीब्यूट्स है वो फिलिप वेट ने दिए या फिर सिर्फ उन्होंने ड्राइंग की थी, मतलब उन्होंने नहीं दिए एट्रीब्यूट्स? एट्रीब्यूट्स उन्होंने जो ड्राइंग की है उन्होंने दी है ना। मतलब सर अगर ये पूछा जाए कि एट्रीब्यूट्स जर्मनी को किसने दिए तो हम यही कहेंगे फिलिप वेट ने दिए। हाँ क्योंकि उन्हीं के बारे में डिस्कशन है, और ओके। किसी के बारे में डिस्कशन तो है नहीं, है ना। और सर जितनी भी वो बाल्कन स्टेट्स है वो एक सीरीज में थोड़ी याद करेंगे, वो तो आगे पीछे हो सकती है ना। अब आप जैसे आपको समझ में आए कि ऐसे याद करना चाहिए वैसे याद कर लो, मैंने एक तरीका आपको बता दिया। ठीक है, अब आप ओके अपने सर। तरीके से उसको फ्रेम कर सकते हो। ओके सर। सर चलो हाँ जी। सर ब्रिटेन के केस में हम्म, आयरलैंड वो ब्रिटेन के अंदर ही आ गया था, लेकिन सर वैसे तो नॉर्दर्न आयरलैंड आया था सिर्फ। आपको किसने कहा कि आयरलैंड पूरा आ गया था? सर एनसीईआरटी में यही लिखा था शायद। ठीक से देखो। एक और डाउट है। हाँ बोलो। रुको, जो पिछले जो, सर वेट करो, ये आयरलैंड लिखा है या नॉर्दर्न आयरलैंड? पहले ये बताओ सभी लोग। आदित्य वर्मा, आयरलैंड है या नॉर्दर्न आयरलैंड है? अरे नॉर्दर्न आयरलैंड है। आयरलैंड, तो आयरलैंड लिखा हुआ है। सर आइलैंड लिखा है। सर आयरलैंड वाज फोर्सिबली इनकॉर्पोरेटेड इनटू यूनाइटेड किंगडम, ये लिखी हुई है पूरी लाइन। चलो तो है नॉर्दर्न आयरलैंड। ठीक है, और आयरलैंड को यूके बनता है नॉर्दर्न आयरलैंड को जोड़ के। चलो कोई बात नहीं, तो लिखते जाओ। सर एनसीईआरटी में गलत है फिर। आप आप लिख दो, क्योंकि एनसीईआरटी में दिया है तो आप मान लो। क्योंकि मैं ऐसा नहीं कहता, कभी भी अगर कोई चीज गलत भी होती है एनसीईआरटी में ना, तो उसको हम लोग लिखते हैं, क्योंकि हमारे पास वो प्रूफ होता है कि एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। हमारे पास अगर कोई ऑथेंटिक बुक है, ऑथेंटिक, ठीक है, तो वो है एनसीईआरटी, क्योंकि उसको वो गवर्नमेंट अथोराइज है। अगर गलत भी है तो एनसीईआरटी जो कहता है वही मानो। तो एज पर द एनसीईआरटी इफ दे आर सेइंग आयरलैंड, तो आयरलैंड, बट एक्चुअल इट इज नॉर्दर्न आयरलैंड। ठीक है, हालांकि उसको कोशिश किया गया था बट पूरे आयरलैंड को नहीं, क्योंकि वो क्यों प्रीडोमिनेटली कौन है, कैथलिक्स है। अभी आप डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी पढ़ोगे ना, डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी, तो वहां पे मैं फिर से इसके बारे में डिस्कशन करूंगा, आयरलैंड के बारे में। ठीक है, वहां पे नेशनलिस्ट पार्टी बनती है और यूनियनिस्ट पार्टी बनती है, और फिर वहां पे फिर से एक बार ये आयरलैंड आएगा और फिर डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। ठीक है सर माय डाउट। हाँ बोलो। सर हमारी बुक में दिया है 1861 में इटली यूनिफाइड हो गया। हाँ सर लेकिन एक्चुअली में 1867 में 1870 में हुआ था ना, जब गिउसेप्पे गैरिबाल्डी हाँ ने उस पोप। हाँ हाँ, जब वो पोप वाला हटाए थे, ठीक है, पोपल स्टेट से जब फाइट हुआ था तभी हुआ था। बट आपके बुक में 1861 कंसीडर कर रहा है, तो 1861 को कंसीडर करो। ठीक है, वो पूरी तरीके से जो है आपका 1867 और 70 में, ठीक है, वो हुआ सर था। 1870। हाँ 1870 में। ठीक है, चलो अब आपके यहाँ आपके एग्जाम में ऐसे भी आ सकता है 1871, 1861, और फिर उसके बाद यूनिफिकेशन इन दोनों का हुआ था, और किसका था? अच्छा 1801, ओके 1707। इसमें क्या आ जाएगा? यहाँ पे लिख दिया एक्ट ऑफ यूनियन। ठीक है, फिर यहाँ पे लिख दिया इटली यूनिफिकेशन। फिर यहाँ पे लिख दिया आपका जर्मनी यूनिफिकेशन। फिर यहाँ पे लिख दिया आपका आयरलैंड।
Ireland Incorporated. In Britain. ठीक है, तो मैच द फॉलोइंग में ए बी सी डी, आपने डीपीपी में इस तरह के नहीं सर, डीपीपी में ऐसे क्वेश्चन नहीं है, बट शायद मॉड्यूल में है। हाँ, तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा टाइम पीरियड, जिसको अब हम लोगों ने शुरू ही किया था 1830 से, सॉरी 1804 से। हालांकि से फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात की जाए तो 1789 से शुरू है। ठीक है, तो टाइम पीरियड इसको अच्छे से याद रखिएगा। हिस्ट्री में, हिस्ट्री कभी एक बार में नहीं याद होती है, 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ोगे तब याद होती है। इवन जो है कि जब मैं फाउंडेशन लेवल पे था तो मुझे भी नहीं याद होती थी, तो बाद में मुझे पता लगा याद कैसे करना है। पहले मैं क्या करता था कि पूरा रट जाता था, आए या ना आए देखा जाएगा, और एग्जाम समय पे लिखते समय भूल जाते थे, 1-2 पॉइंट तो मैं निश्चित भूल जाता था। ठीक है, तो आप क्या करोगे, समझ के सारा करोगे, 1 बार 2 बार 3 बार पढ़ोगे, अपने आप आ जाएगा। हालांकि मैं रिवाइज करा के भी आपको याद करा दूंगा। तो सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी में आते हैं, फिर हम लोग अब फर्दर आगे डिस्कस करेंगे। तो सेक्टर्स अगर हम देखें तो 3 तरह के होते हैं। ठीक है, मेनली अब देखो तो हैं तो वैसे 8, बट आपको मेन 3 पढ़ने हैं। ठीक है, तो मेन कौन कौन से हैं? प्राइमरी, सेकेंडरी और फिर टर्शियरी, ये मेन है। हालांकि क्वार्टरनरी भी है, क्वीनरी भी है, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, वॉलंटियर सेक्टर, ये सब नहीं पढ़ना। आपको सिर्फ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर पढ़ना है, जो कि आई थिंक आप पीपल एज रिसोर्स में पढ़ा है क्या 9th में? यस सर, थोड़ा बहुत सर। लास्ट वाले चैप्टर जो था उसमें भी पढ़ा था, ज्योग्राफी का लास्ट वाले चैप्टर में। हाँ, तो प्राइमरी के बारे में देख लो। प्राइमरी जो सेक्टर होता है, ठीक है, इसमें क्या होता है? व्हेन वी प्रोड्यूस, ओके, आप लोगों को एक ऑप्शन देता हूँ, आप लोग अपने होमवर्क करते रहे। नोट्स सभी ने बनाया है ना? यस सर। यस सर। अब आप क्या कर सकते हैं, अपने नोट्स को इस पे भेज सकते हैं चेक कराने के लिए। मैं रेगुलर बेसिस पे देखता रहूंगा कि कौन बच्चा नोट्स भेज रहा है और कौन नहीं। काम करिए, नोट्स बनाइए और भेज दीजिए। सर वो दीक्षित के बाद डॉट लगा हुआ है। हाँ सर, सारे भेजे ना अभी तक भी है। हाँ, आपने जितने नोट्स बनाए हैं रेगुलर बेसिस पे इस पे भेजते रहिए। ओके सर। कभी नहीं लिख लिया होगा आई थिंक। सर वो डॉट है दीक्षित तो। Dikshit.rohan0001@gmail.com। ठीक है, अब अपने नोट्स चेक कराते रहिए रेगुलर बेसिस पे। चलो, तो व्हेन वी प्रोड्यूस अ गुड, अब ये जो भेजता रहेगा पीटीएम होगा तो भाई मैं उनके पेरेंट्स को निकाल के ये सीधे सीधे क्या है, होमवर्क किए रहोगे तो दिखा देंगे। ओके, और आई थिंक पीटीएम भी अरेंज होगा तो वो ऐसे ही मीट के थ्रू, ऐप के थ्रू ही होगा। देखते हैं होता कैसे, फिलहाल तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, बट जिसने अच्छा काम किया रहेगा डेफिनेटली उसका फिर पॉजिटिव फीडबैक जाएगा। अब व्हेन वी प्रोड्यूस अ गुड बाय exploiting natural resources, तो हम उसको क्या कहते हैं? प्राइमरी सेक्टर। देन वी से दैट गुड्स बिलोंग टू प्राइमरी सेक्टर। ओके, अब एग्जांपल अगर देखा जाए, वेरी इजी, कल्टीवेशन ऑफ कॉटन। कल्टीवेशन ऑफ कॉटन में अगर आप देखोगे तो यू विल फाइंड कि ये किस पे डिपेंड होता है? डिपेंड्स ऑन नेचुरल फैक्टर्स। एक्सक्यूज मी सर। लिख लो पहले, लाइट, रेनफॉल, सनशाइन एंड क्लाइमेट, ये सब क्या है? नेचुरल है। तो ये इसका एग्जांपल आप देख सकते हो, डेयरी वाला दे सकते हो। डेयरी में जो हमें दूध वगैरह मिलता है वो किससे होता है? बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ एनिमल, नेचुरल वे है। ठीक है, तो इस तरीके से आप एग्जांपल दे दोगे प्राइमरी में। और प्राइमरी सेक्टर आप देखोगे कि इसका नाम प्राइमरी क्यों है? व्हाई इट इज नोन एज प्राइमरी? बिकॉज व्हाई प्राइमरी? बिकॉज बेस फॉर ऑल other
products that we need. ठीक है, सो दैट्स व्हाई इसको आप देखोगे, इसको एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर भी कहा जाता है। इसको एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर भी कहा जाता है, प्राइमरी सेक्टर। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Now sir. एंड रिलेटेड का क्या मतलब? एग्रीकल्चर से रिलेटेड? हाँ, एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर। अभी हम लोग उसको समझेंगे क्या है। सेकेंडरी देखो, हाँ प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी के अलावा भी सेक्टर्स होते हैं। हाँ, मैंने बताया ना, और भी होते हैं, पर आपको पढ़ना नहीं है, आपके सिलेबस में नहीं है। यस सर, यस सर। हाँ, क्वाटरनरी होता है, क्वीनरी होता है, मतलब पब्लिक है, प्राइवेट है, बहुत है, सब पढ़ना नहीं है आपको। कवर एक्टिविटीज इन which natural products are changed into other forms through manufacturing. Okay. अब ये किससे ज़्यादा रिलेटेड है? इंडस्ट्रीज से। तो इट इज़ ऑल्सो नोन एज इंडस्ट्रियल सेक्टर। यहाँ पे अब इसको मैं शायद रब कर सकता हूँ, दिस पार्ट, है ना? सभी लोग लिख रहे होंगे अगर, ओके। तो अब इसको मैन्युफैक्चरिंग में यहाँ से कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो एग्जाम्पल अगर हम देखें, सेकेंडरी का एग्जाम्पल है ये, ठीक है। यहाँ पे हम शुगर केन से क्या बनाते हैं? शुगर बनाते हैं और गुड़ बनाते हैं। कॉटन फाइबर से, जो कि प्लांट से मिलता है हमें। सर हम इसमें ये सब भी लिख सकते हैं, खंड सारी और मोला बनाते हैं। हाँ, आप शुगर और गुड़ लिखो, खंड सारी एंड मोलासेस। एग्रीकल्चर में क्यों जा रहे हो अभी? अभी मत जाओ, ठीक है, तुमने पढ़ लिया, वेरी गुड, पढ़ लिया तुमने अच्छे से। सर अच्छे सर, बस वो लास्ट का बचा हुआ है, लास्ट का थोड़ा। चलो अब एक क्वेश्चन बताओ। एग्रीकल्चर में आपने पढ़ा होगा एक जो है पैडी, आपका खरीफ क्रॉप है या रबी क्रॉप, ये बताओ। सर कैन यू रिपीट? राइस सर खारिफ क्रॉप है या फिर रबी क्रॉप है? खरीफ है। तो ऐसे कौन से वैरायटीज हैं, हाँ कौन से ऐसे वैरायटीज हैं जो राइस के, पैडी के, जो थ्रू आउट द ईयर ग्रो करते हैं? सर ये नहीं पता, अभी अच्छे से नहीं पढ़ना है आपको, कोई बात नहीं, ये आपके बुक में दिया होगा, जब करेंगे तो कैन यू रिपीट? इसको खोज के सर लाना। वैसे आप जो दूसरा क्वेश्चन है वो रिपीट कर सकते हो? मैंने जो क्वेश्चन पूछा उसको खोज के बता देना, उसका आंसर आपके बुक में ही मिलेगा आपको। सर कैन यू रिपीट द क्वेश्चन? ये देखो, कौन से ऐसे पैडी के क्रॉप्स हैं जो थ्रू आउट द ईयर ग्रो किए जाते हैं? ठीक है, खरीफ का तो एक पर्टिकुलर सीजन है ना सर, थ्रू आउट तो बस एक ही। अब ये देखो, कॉटन फाइबर मतलब राउंड द ईयर। सर वो शुगर केन था अब शायद। देखो, अब कॉटन फाइबर स्पिन, अरे मैं पैडी कह रहा हूँ, राइस कह रहा हूँ, मैं देख के बता दूंगा अभी। ठीक है। अब कॉटन फाइबर स्पिन, यान और वीव क्लोथ, तो ये क्या एक मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है प्लांट से, नेचुरल रिसोर्स से क्या हो रहा है, हम यान बना रहे हैं, धागा बना रहे हैं, फिर क्लोथिंग का वीविंग भी हो रहा है। शुगर केन में हमने पढ़ा, तो एक इजी टर्म है, आप जानते हो, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है यहाँ पे। तो डिफरेंट काइंड ऑफ इंडस्ट्रीज से ये रिलेटेड होते हैं, इसीलिए इसको इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहा जाता है। कौन सा सेक्टर? इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहा जाता है। Is that clear to everyone? Primary, secondary? सर Shall I rub this? सर Yes, sir. प्राइमरी सेक्टर की डेफिनेशन में सर हमने
ये लिखा सर एक्सप्लॉइटिंग द बाय एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल रिसोर्सेज। सर हम यूज नहीं बोल सकते थे। When we produce a good by exploiting natural resources, yes, we exploit. ठीक है, because we need to fulfill our stomach. रिसोर्सेज का एक्सप्लॉइटेशन तो कर ही रहे हैं, बस अपने पेट भरने के लिए, अपने ग्रीड के लिए। रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट याद है? यस सर। हम लोग उस हाँ, तो रिसोर्सेज का सबसे ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन कौन करता है? जो ग्रीडी है। यस सर, रिसोर्स इंडस्ट्रियल डिप्लीट हो रहा है सर, पर हम हमेशा ना एक्सप्लॉइट करते हैं। एज पर द नीड तो है, ओके एज पर द नीड बट नॉट एज पर द ग्रीड। सर हम लोग नहीं करते, पर जो सर इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं और जो कैपिटलिस्ट होते हैं वो सब करते हैं। अगर हम लोग होते ही नहीं तो किसके लिए करते? सर सेकेंडरी सेक्टर में प्राइमरी प्रोडक्शन भी किया जाता है ना? जनसंख्या जो सेकेंडरी सेक्टर ही तो प्राइमरी का एक्सप्लॉइट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजीज। चलो अभी आगे जैसे जैसे आगे पढ़ोगे सोशल साइंस और क्लियर होता चला जाएगा। सब इंटर रिलेटेड है, इंटरलिंक्ड है, इंटरडिपेंडेंट है। अभी हम लोग समझेंगे, अभी धैर्य रखो, पेशेंस, पेशेंस। अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं टर्शियरी सर। जो प्राइमरी सेक्टर में जो सर सामान मिलता है ना, मैं एग्रीकल्चर, वही सेकेंडरी सेक्टर में मैन्युफैक्चर किया जाता है। हाँ, अब आ जाओ टर्शियरी सेक्टर में। अब टर्शियरी सेक्टर में आप देखोगे it helps in the development of primary and secondary sectors। तो यहाँ पे एक टर्म याद रखिएगा, दे मीन्स टर्शियरी सेक्टर। टर्शियरी सेक्टर ये सामान नहीं बनाते, ठीक है? ये क्या है? एन एड और सपोर्ट फॉर द प्रोडक्शन। एनटीएससी में पूछा गया था, ठीक है? तो प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी, ये सेकेंडरी है, ठीक है? टर्शियरी क्या करता है? हेल्प करता है। टर्शियरी हेल्प्स। तो अगर कहा जाए कि टर्शियरी सेक्टर के हेल्प से प्राइमरी और सेकेंडरी डेवलपमेंट, प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर का डेवलपमेंट होता है, तो भी करेक्ट है। अगर कहा जाए कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर डेवलप्ड है, तो आप बाय वर्च्यू क्या मानोगे? बाय डिफॉल्ट क्या मानोगे कि टर्शियरी सेक्टर क्या है? डेवलप होगा ही, क्योंकि प्राइमरी से ही सामान कहा जाता है सेकेंडरी में। ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, कम्युनिकेशन चाहिए, बैंकिंग चाहिए, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी चीजें चाहिए, मतलब जो कि टर्शियरी सेक्टर से रिलेटेड है, तभी हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो। यहाँ पे भी लोग आके काम करेंगे, वो भी सर्विस दे रहे हैं। डेवलपमेंट है, टर्शियरी का डेवलपमेंट है तभी हो रहा है। और कहा जाए कि टर्शियरी डेवलप्ड है, तो आप समझोगे कि प्राइमरी और सेकेंडरी भी क्या हो रहा है? डेवलप हो रहा है या डेवलप्ड होगा। समझ में आ रहा है? सर ये उनको यस सर, उन दो सेक्टर को एम्प्लॉयमेंट देता है। टर्शियरी को प्राइमरी के डेवलपमेंट में, या प्राइमरी में यहाँ पे सामान क्रॉप तो ग्रो कर लिया आपने, पर आप उस क्रॉप को कहीं बेचोगे ना, कहीं पे उसके जो प्रोडक्ट्स हैं, जो सॉरी ग्रेन्स हैं, उसको बेचोगे, तो बेचने के लिए आपको टर्शियरी सेक्टर की हेल्प लेनी होगी। इसमें ट्रांसपोर्टेशन होगा, कम्युनिकेशन होगा, किसी को फोन करके कहोगे अरे भाई मेरा सामान खरीद लो, तो इसका मतलब क्या? कम्युनिकेशन है, ठीक है? तो इसी तरीके से बैंकिंग से उधार लेके क्रॉप ग्रो किया है बैंक से, बैंकिंग भी है इसमें। तो बहुत सारे हैं चीजें, अभी बस ये थोड़ा सा बेसिक समझो, फिर आगे और बताऊंगा मैं। इसमें एग्जाम्पल लिख लो पहले। ट्रांसपोर्टेशन, ये एग्जाम्पल ये वाले लिख लो, इसी में एग्जाम्पल में लिख लो, ठीक है? टर्शियरी सेक्टर का क्या होगा? ये एग्जाम्पल। तो ये क्या करता है? इट जनरेट सर्विस,
rather than goods. Sir. इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? सर्विस सेक्टर। इसको क्या कहा जाता है? सर्विस सेक्टर। सर मैं कह रहा हूँ कि अगर हाँ, हम बोलो, कोई लिस्ट कुछ कह रहा बनाए है? एग्जांपल्स के तीनों सेक्टर की, सबसे ज्यादा टर्शियरी सेक्टर के होगे ना अगर हम। क्या होगी? यस सर। सबसे ज्यादा? हाँ बिल्कुल सर। ठीक है। अब इसमें सर इट ऑल्सो इंक्लूड, रुक जाओ अभी थोड़ा वेट करो, पहले समझ लो, वेट करिए थोड़ा देर, अपने डाउट को अभी होल्ड करिए, अभी मैं जब पूछूंगा डाउट है तो बोलना। सुनो पहले, इट ऑल्सो इंक्लूड some services which are not involved in production। ठीक है, जैसे of goods, जैसे टीचर्स, डॉक्टर्स, वॉशरमैन, सॉफ्टवेयर कंपनीज, बहुत सारी चीजें अपने बुक में देखोगे तो और भी मिलेंगी एक्सेट्रा। तो ये भी क्या है? दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ सर्विस सेक्टर। ओके, तो आप देखोगे कि प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी, ठीक है, दे आर हाईली इंटरडिपेंडेंट। क्या है इंटरडिपेंडेंट? अब मैंने आपको बता दिया ना, जैसे अब यहाँ से प्राइमरी से कौन लाएगा? यहाँ पे ट्रांसपोर्ट है ही नहीं, टर्शरी सेक्टर होगा ही होगा। अब यहाँ पे यूनिट तो खोल दिया मैन्युफैक्चरिंग का, बट रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा? प्राइमरी से ही आएगा। समझ में आ रही है बात? ये सब क्या है? हाईली इंटरडिपेंडेंट। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, Yes, किसी sir. का कोई डाउट है? Yes, sir. सर हाँ बोलो। सर मुझे पूछना था कि सर साइंटिफिक रिसर्च क्या प्राइमरी में आएगी? नहीं, साइंटिफिक रिसर्च प्राइमरी में कैसे आएगी? सर उसमें कुछ हम नया और- निकाल रहे हैं ना सर। प्राइमरी में कैसे आएगी? वो वहां पे नेचुरल रिसोर्स का आपने इस्तेमाल किया है, वो आपका क्वार्टर में आएगी। इज दैट क्लियर? आगे बढ़े। सर वो किस में आता है सर? Yes, sir. सर हाँ कुछ हाँ बोलो। सर जो टर्शरी में सबसे ज्यादा लोग सर उन्हीं कंट्रीज में होंगे ना जहाँ पे जो डेवलप्ड कंट्रीज है। कंट्रीज में होंगे ज़्यादा, ठीक है। और चलो आगे बढ़ते हैं। और किसी का कोई डाउट तो नहीं है? नेक्स्ट। सर हम सारी एक्टिविटीज को प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी में वो नहीं कर सकते क्लासिफाई? नहीं सर अब प्राइमरी को एग्रीकल्चर सेक्टर भी कहते हैं ना? हाँ, अब हम क्या करेंगे? तीनों सेक्टर को कंपेयर करेंगे। सभी अपने माइक बंद कर लो। हाँ सर सुन रहा हूँ मैं, बोलो बोलो, कोई कुछ है? सर पीएसटी सर आपने क्या बोला था? पीएस मतलब प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी, ओके तो सर। मैंने शॉर्ट में लिख दिया था। अब यहाँ पे कंपेयरिंग 3 सेक्टर, हमें अब क्या करना है? तीनों सेक्टर को कंपेयर करना है। कौन सा? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। तो कैसे करेंगे? ये इनका प्रोडक्ट अलग है, इनका प्रोडक्ट अलग, इनका अलग। तो अब ऐसे सिचुएशन में इनके प्रोडक्ट को तो कंपेयर नहीं कर सकते भाई। यहाँ पे 10 kg अनाज हुआ है, यहाँ पे कह देंगे भाई यहाँ पे 100 पैकेट बिस्किट बने हैं, यहाँ पे कह देंगे भाई जो है कि 10 लोग लगे थे ट्रांसपोर्टेशन में, 20 लोग कम्युनिकेशन में। मतलब कंपेयर नहीं किया जा सकता है इनके गुड्स से, जो भी ये प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये नहीं करता है टर्शियरी। तो हमें कंपेयर करने के लिए क्या करना होगा? कैसे काउंट किया जाए? तो हम क्या करेंगे? वैल्यू को कंसिडर करेंगे ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इनके वैल्यूज को क्या करेंगे? कंसिडर करेंगे। ओके, अब इसमें ये याद है
नहीं है कि कौन सा इसमें लेना है, वैल्यू किसकी लेनी है, ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, ये याद रखना है, ठीक है। ये प्रिकॉशन के तौर पे वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज तो ठीक है, पर इसमें फाइनल का हमें याद रखना है। अब फाइनल क्या होता है अभी मैं बताता हूँ, ओके। तो हमें ये प्रिकॉशन रखना है, गुड्स जितने भी बनते हैं उसका दाम नहीं लेना है, उसकी वैल्यू से लेके नहीं कंपेयर करेंगे, हम जो फाइनल बनता है उससे कंपेयर करेंगे। अब इस चीज को कैसे समझा जाए कि फाइनल का क्या मतलब है। अब जैसे आपके बुक में ही दिया होगा एग्जाम्पल, आप देखोगे कि एक फार्मर क्या करता है, सेल करता है वीट, किसको, फ्लोर मिल को, कितने में, 8 रुपीज पर केजी। अब मिल वाला क्या कर रहा है, उसको पीस रहा है द वीट एंड सेल द फ्लोर, किसको फ्लोर को बेच रहा है, बिस्किट कंपनी को। कितने में, ₹10 पर केजी, ओके। अब बिस्किट कंपनी क्या कर रही है, चाहो तो लिख लो, ये एग्जाम में आ भी सकता है। बिस्किट कंपनी क्या करती है, यूज द फ्लोर एंड शुगर, ठीक है। 4 पैकेट बिस्किट की बनाती है, 4 पैकेट्स ऑफ बिस्किट, जिसका क्यूमुलेटिव प्राइस कितना है, जोड़कर चारों को क्या है, टोटल ₹60, तो 60 रुपये मिलते हैं। तो ये जो फाइनल बन गया बिस्किट, यही क्या है, फाइनल जो है वैल्यू है, फाइनल गुड्स। यही वैल्यू हमें यहाँ से पिक करनी है, ना कि ये और ना कि ये जो सब हैं ये सब क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स, ये इंटरमीडिएट गुड्स हैं। फाइनल तो ये है जो बिस्किट बन गया, तो इंटरमीडिएट गुड्स के हम वैल्यू को कभी कंसिडर नहीं करते। अगर इसको भी कंसिडर करें, इसको भी कंसिडर करें और इसको भी करें, तो क्या होगा, रिपीटिशन हो जाएगा, इसका भी। अब जैसे कि फार्मर ने बेच दिया 8 रुपए में, अब जो मिल्क ग्राइंडर उसको कुछ तो फायदा होना चाहिए, 2 रुपए का बढ़ाकर वो क्या कर देता है, फ्लोर बनाता है और बिस्किट कंपनी को बेच देता है। ये 10 रुपए में ये 8 रुपए भी है, याद रखना, और 2 रुपया उसका प्रॉफिट भी है। अब ये 10 रुपए में इसको भेजा, तो इसने क्या किया, इसमें शुगर ऐड किया, ऑयल ऐड किया, ठीक है, लोगों का जो है वर्कर्स का लेबर ऐड किया और बिस्किट बनाया 4 पैकेट, और उसको टोटल 60 में बेच दिया। तो ये 10 रुपया इसमें भी है, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें ये जो फाइनल है, इस फाइनल में ऑलरेडी ये सारे वैल्यूज क्या है, इनकॉर्पोरेटेड है, इंक्लूडेड है। इज दैट क्लियर? बिस्किट क्या है आपका? यस बिस्किट सर। आपका फाइनल, बिस्किट आपका फाइनल। सर हाँ बोलो। सर इसमें बिस्किट के ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट नहीं आया? आया बिस्किट के ट्रांसपोर्टेशन। आपके पास जब भी कोई सामान आता है तो उसमें देखते हो MRP आती है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, ठीक है। तो उसमें सब कुछ जोड़ा रहता है, सबका जोड़ा रहता है, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह सब कुछ लेके 60 है। उसने जब अगर 60 लिख दिया है तो उसने पहले से एज्यूम कर लिया कि ट्रांसपोर्टेशन में देखो मेरा इतना तो लग जाना है। जब आप कंज्यूमर वगैरह पढ़ोगे तब ओके सर। कुछ खाने की चीजों में होता है कि दिल्ली का प्राइस ये है और यूपी का प्राइस ये है, तो सर वो ट्रांसपोर्टेशन इंक्लूड तो होगा। अलग अलग जगह। हाँ बट अब क्या है, GST है, यूनिफॉर्म मार्केट। सर जब हम कभी सामान सर ऐसे एक जनरल आउट, सर जब हमको सामान लेते थे MRP से ज्यादा प्राइस नहीं दे सकते ना हम लोग? हाँ नहीं देना चाहिए हमें सर। पर जब मैं वैष्णो देवी गया था तो वहाँ पे सर जब वैष्णो देवी गया था तो वहाँ पे सब कुछ महंगा था, MRP से ज्यादा में सामान दे रहे थे। यस सर, हिल स्टेशंस वगैरह अरे सुनो, वैष्णो देवी नहीं, तुम अगर रोडवेज के बस पे बैठोगे और जहाँ पे वो ढाबे पे रुकते हैं ना, वहाँ पे भी देखोगे कि 10 लिखा होगा तो 20 का बेचेंगे। कभी किसी ने एक्सपीरियंस किया है ये? यस हाँ सर, हिल स्टेशन पे ही होता है ये। हाँ, तो उस समय उनके
उस समय कुछ नहीं कर सकते आप, वो कहेंगे भाई अगर तुम्हें लेना है तो लो, नहीं तो घर जाओ, कंप्लेन करना है कंप्लेन कर दो। सर समझ तो में आ हम रही लेकर बात? फिर कंप्लेन कर देंगे, लेकर फिर कंप्लेन कर लेंगे। नहीं होगा ना, वो कह रहे हैं ढाबा हम खिलाएंगे नहीं, ढाबा बंद कर देंगे। उसमें अपने नेक्सस होता है। अभी अकेला इंसान 10 रुपए का तुमने बिस्किट लिया, तुम्हें लगता है कि तुम जाओगे और उसके खिलाफ जो है कार्रवाई करोगे? नहीं सर, उल्टा तुम्हारे हमारे ज्यादा पैसे लग जाएंगे। उल्टा तुम्हारे पैसे लग सुनो, पैसे तुम्हारे ज्यादा लगेंगे, तुम्हारा समय भी जाएगा, और जो तुम अगर अदर डेवलपमेंटल एक्टिविटी कर रहे थे वो भी रुक जाएगा। तो इसमें कोई नहीं कुछ कर पा रहा है। सर पर ऐसा हिल स्टेशन पे क्यों होता है? हिल स्टेशन पे भी वहाँ पे डिमांड ज्यादा है ना, और हिल स्टेशन में या तो फिर भूखे रहो, टूरिस्ट भी ज्यादा है वहाँ पे, या तो फिर सर भूखे रहो मुझे कोई तो मत बता रहा खरीदो। था सर कि हिल हाँ। स्टेशन पे ऊपर चढ़ाई होती है ना, तो ट्रांसपोर्टेशन हाँ। के अलग से कॉस्ट जोड़ लेते हैं। अरे तो अभी ऑलरेडी कितना सही है एमआरपी वो उसका, नहीं पता। एमआरपी तो ऑलरेडी है। यस सर, वो तो एक टाइप से बहाना हो गया। हाँ, अब तुम चढ़ के जा रहे हो, 10 सामान है, चलो मान लो 50 सामान लेके जा रहे हो, उसमें सब पे तुम 5-5 रुपये बढ़ा दोगे। मान लो 5-5 रुपये ही देखा जाता है जनरली, 1-2 रुपये नहीं देखा, 5 या 10 रुपये। हाँ सर ऐसे ही बढ़ाते हैं। चढ़ने आप अपने जो है सामान को बेचने के लिए अगर ऊपर गए हो तो ऐसा थोड़ी है कि आप एमआरपी जो ज्यादा जो है कि बढ़ा के दोगे। एमआरपी में ऑलरेडी क्या होता है, प्राइस हाइक रहता है। आप देखो रिलायंस ये सब कहते हैं कि लेस देन एमआरपी, पर जो है कि ऐसा है वो एमआरपी से लेस होना ही चाहिए। एमआरपी मतलब मैक्सिमम रिटेल प्राइस, इससे ऊपर जाएगा ही नहीं। मैक्सिमम रिटेल, मैक्सिमम मतलब इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए, मतलब उससे पहले ही सबके क्या सबके अपने परसेंटेज बने होते हैं। ठीक है, चलो समझ में आ गई बात? यस सर। तो किसी हम सेक्टर लोग आते हैं में पॉइंट पे। होगा तो उसका इफेक्ट दूसरे सेक्टर में भी पड़ेगा। क्या कह रहे हो? सर अगर किसी सेक्टर में प्रॉफिट या लॉस होगा तो उसका इफेक्ट दूसरे सेक्टर पर भी पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, इंटरडिपेंडेंट है तो पड़ेगा। ठीक है, अब देखते हैं, अब इधर आ जाओ। अब यहाँ पे देखते हैं कि वाई फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने क्वेश्चन को लिख के रखो कहीं पे। ओके अब मैं जब कहूँ तब पूछना, वाई फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, ये पूछा जाता है कि वाई फाइनल, ये इसके आप लोग शॉर्ट नोट्स बना लेना, वाई फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। तो इसका आंसर क्या होगा कि इंटरमीडिएट गुड्स दाम ऑलरेडी इसमें क्या है, इंक्लूडेड है। ठीक है, फाइनल, मैं तो शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप लोग थोड़ा बना के लिखेंगे, ऑलरेडी इंक्लूड द prices of intermediate include the price of intermediate goods, then we will be counting the value of same thing multiple times। समझ में आया सभी को? यस सर। ओके, अब हम क्या करते हैं, तो हम हर एक प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी और टर्शियरी, तो इसके सबके क्या होंगे फाइनल। जैसे 100 रुपए का मान लेते हैं, इनका हो गया वैल्यू, इनका भी 100 रुपए हो गए। जो भी गुड्स इन्होंने बताया, वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन ईच सेक्टर ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर प्रोवाइड द टोटल प्रोडक्शन ऑफ द सेक्टर फॉर दैट ईयर। तो एक साल का है, मान लेते हैं 1 ईयर का है, 1 ईयर तो पूछा जाए प्राइमरी सेक्टर में कितना हुआ, 100 रुपीज। ठीक है, कितना 100 रुपीज।
मैंने एग्जांपल लिया, 100 रुपीज कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये हमें मिल गया। अब वैल्यू निकालने से हमें देते हैं सम ऑफ प्रोडक्शन इन द 3 सेक्टर्स, दैट इज प्राइमरी, secondary and tertiary. Gives us what? Gross domestic पिछले साल, अभी इस साल जो हुआ है ना मार्च में, सम ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ इन द 3 सेक्टर्स, ठीक है, इज नोन एज जीडीपी। आप ऐसे भी लिख सकते हो, सम ऑफ प्रोडक्शन इन द 3 सेक्टर गिव्स अस द जीडीपी। जीडीपी क्या होता है? लोकल इनकम ऑफ द कंट्री, लोकल इनकम ऑफ द कंट्री। आप ऐसा लिख सकते हो, जरूरी नहीं है। आपने क्लास 9 में रहा होगा तो जीएनपी पढ़ा होगा, पीपल एज रिसोर्स। यस सर। यस सर। क्या सर? हाँ, यस सर। जीएनपी पढ़ा होगा। पीपल एज रिसोर्स में सबसे पहला पैराग्राफ ग्रॉस नेशनल। यस। अब कैलकुलेशन कौन करता है जीडीपी का, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। कैलकुलेशन ऑफ जीडीपी कौन करता है? कैलकुलेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री। अलग अलग स्टेट यूटीज अपने डेटा देते हैं, उसको क्यूमुलेटिवली एक साथ लिया जाता है और सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री को क्या करती है, कंपाइल करके एक फाइनल वैल्यू निकालती है। चल आई रब दिस? सर जो जीडीपी का ईयर होता है वो सेम होता है जैसे जनवरी से दिसंबर, या कुछ अलग होता है? जीडीपी की वैल्यू क्या होती है? जीडीपी हर एक साल में अलग अलग होता है, क्योंकि नो सर, जो क्या प्रोडक्शन है, जो ईयर है वो जैसे नॉर्मल जनवरी से दिसंबर होते हैं, अलग होता है। जैसे एग्रीकल्चर का अलग होता है, अकेडमिक का अलग ईयर होता है, उनका अलग ईयर होता है। सेम नॉर्मल जनवरी से दिसंबर तक उनका ईयर चलता है। ओके। तो देखो इसका जो तरीका है फाइनेंशियल ईयर, तो अप्रैल से मार्च होता है हमारा फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। Okay, उसी sir. के हिसाब से जीडीपी कैलकुलेट होती है, ठीक है। सर चले रब दिस? हाँ सर, प्रोडक्शन का सर समझ नहीं आया इसमें। प्रोडक्शन का क्या नहीं समझ में आया? सर जैसे कि अगर प्रोडक्शन किसी कंट्री में किसी गुड्स का बहुत ज़्यादा है, और सर जो प्रोड्यूस हो गया वो बिक नहीं रहा, तो सर उसकी जीडीपी तब भी ज़्यादा होगी। जीडीपी तो जो है तीनों का जोड़ के आता है ना, ज्यादा हाँ, सर, कैसे मैं होगी जब कह रहा तीनों को प्रोडक्शन ज़्यादा हो और जो सर कंजम्पशन है वो लो हो, तो प्रोडक्शन ज्यादा हो और कंजम्पशन लो हो, यस सर। तो कंजम्पशन लो तो सेल ही, उसमें सेल ही नहीं होगा ना, तो सेल नहीं होगा तो हाँ सर तब भी आप देखो जो GDP ज़्यादा सुनो होगा। जीडीपी ज्यादा नहीं होगा, उस प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है तो उस पर्टिकुलर सेक्टर का वो क्या होगा, उसमें वो ज्यादा उसका वैल्यू दिखाएगा, यस सर। ठीक है। हाँ एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर जब हम किसी भी कंट्री का जीडीपी सर्च करते हैं तो सर उसमें 2 टाइप के आते हैं, एक में ब्रैकेट में लिखा होता है नॉमिनल, एक में लिखा होता है पीपीपी। तो सर उनमें डिफरेंस क्या है? किसका नॉमिनल और सर एक के ब्रैकेट में 3 बार पी लिखा होता है, तो सर उन दोनों में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो अब देखो इसमें नॉमिनल होगा और रियल होगा, ओके। तो ये अब हम जीडीपी के बारे में और अगर आगे देखें, इधर पीपीपी है, ठीक है। तो अगर हम आगे पढ़ेंगे जब इकोनॉमिक्स में क्लास 11 12 में जब आप कॉमर्स लोगे,
तो अब इसको और ज़्यादा एक्सपैंड करके देखना बताया जाएगा। उसमें भी इसमें जीडीपी है, नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड भी है, डिप्रिसिएशन है, ठीक है, बहुत सारे इसमें चीज़ें हैं जो कि आप हायर स्टडीज़ में पढ़ोगे। ओके सर। जीडीपी यहाँ पे आपको सिर्फ यहाँ इतना ही समझना है कि क्या है, सम ऑफ ऑल द 3 सेक्टर्स इज व्हाट नोन एज जीडीपी। सर जीडीपी हमारे कंजम्पशन पे बेस्ड होती है। जीडीपी यस कंजम्पशन पे बेस्ड होती है। ओके सर। सर आपने जो फार्मर वाला एग्जांपल दिया था, क्या वाला? सर फार्मर सेल्स द व्हीट, हाँ सर उसमें अगर हम फाइनल गुड्स एंड सर्विस निकालें तो सर सेकेंडरी सेक्टर का आएगा। क्या सेकेंडरी सेक्टर का आएगा? सर मतलब सेकेंड कैसे आएगा सेकेंडरी? सर मशीनरी का यूज तो हुआ होगा बिस्किट बनाने के लिए, ठीक है, और तो सर हम प्राइमरी का फाइनल कैसे निकालें जब वो लास्ट में बिस्किट आ रहा है, अब वो सेकेंडरी अरे मान लो, अब मान लेते हैं कि प्राइमरी में 8 रुपए का ही फ्लोर बना, सॉरी वीट आया, वीट उगा है प्राइमरी में। सेकेंडरी में हमने देख लिया कि 10 रुपए का जो है फ्लोर आ गया, और टर्शरी में देख लिया 60, तो हम वैल्यू किसकी लेंगे? 60 की लेंगे ना। तो सर प्राइमरी का फाइनल गुड फ्लोर मिल पे जाएगा। प्राइमरी का ही तो जा रहा है किसमें? सेकेंडरी में। सेकेंडरी का ही जा रहा है किसमें? टर्शरी में। तभी तो इंटरडिपेंडेंट मैंने कहा। समझ में आया? समझ में आई बात? यस सर। ठीक। सर जीडीपी का मेन बेनिफिट क्या होता है निकालने का? हम कैलकुलेट करते हैं कि हमारे यहाँ कितना ज़्यादा जो है कि प्रोडक्शन हो रहा है, कितना हमारा जो है कि डेवलपमेंट हो रहा है, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट। आप देखते हैं हिस्टोरिकल चेंज इन सेक्टर्स। हिस्टोरिकल चेंज इन सेक्टर्स में अगर आप देखो तो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी, तो पहले लोग किसमें ज़्यादा काम करते थे? प्राइमरी में। अर्लियर सब किसमें ज़्यादा काम करते थे? प्राइमरी में। ये जो है कि क्या था? प्रॉस्परस था, तो ये इंपॉर्टेंट सेक्टर था। क्या था पहले? अर्लियर इंपॉर्टेंट सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। ओके, तो अब जैसे जैसे एग्रीकल्चर बढ़ा, मॉडर्नाइजेशन आया, न्यू टेक्नोलॉजीज आई, ठीक है, तो ओवर अ लॉन्ग टाइम, मोर देन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आपने पढ़ा होगा, मोर देन 100 ईयर्स, इसीलिए इसको फिर जो है क्यूमुलेटिवली लिया गया है। न्यू मेथड्स की फैक्ट्रीज आती हैं, और क्या करती हैं? स्टेट एक्सपैंडिंग, बढ़ती चली जाती हैं, ठीक है। फिर अब जब फैक्ट्रीज आ गई तो इसमें काम करने के लिए लोग चाहिए, तो लोग अब प्राइमरी से कहाँ धीरे धीरे शिपमेंट होगा लोगों का? सेकेंडरी की तरफ। ओके, पीपल मूव टू फैक्ट्रीज इन ऑर्डर टू वर्क। आप लोग हिस्ट्री में जब पढ़ोगे सर, ओके। अब इसके बाद लास्ट 100 ईयर्स अप्रॉक्स अगर आप देखो, पीपल नाउ फ्रॉम सेकेंडरी इज मूविंग टुवर्ड्स टर्शियरी। सेकेंडरी से कहाँ जा रहे हैं? टर्शियरी में। ओके, और पर्टिकुलरली हम ये कहाँ नोटिस कर रहे हैं? डेवलप्ड कंट्रीज में। कहाँ पे? डेवलप्ड कंट्रीज में नोटिस कर रहे हैं कि ऐसा हो रहा है चीज़। अब अगर इसमें देखो तो धीरे धीरे क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। पहले प्राइमरी में ज़्यादा थे, फिर न्यू मेथड टेक्नोलॉजी आई, सेकेंडरी में गए, फिर देखा कि नहीं अब एक नया सेक्टर आ रहा है टर्शरी, तो लोग टर्शरी की तरफ मूव होते गए। तो ये हिस्टोरिकल चेंजेस। इस चेंजेस में आप देखोगे कि प्रोडक्शन पहले हाई था और एम्प्लॉयमेंट भी क्या था? हाई था प्राइमरी में। ओके, अब देखोगे कि धीरे धीरे प्रोडक्शन क्या हो रहा है? इसमें जाता है, इसकी तरफ जाता है, फिर उसके बाद प्रोडक्शन इसकी तरफ।
सर आपकी स्क्रीन अभी के विजिबल नहीं डेट हो में रही। सबसे ज्यादा प्रोडक्शन किसमें हो रहा है? टर्शरी। स्क्रीन सभी को दिख रही है? मुझे दिख रही है यस आपकी। सर विजिबल है। यस सर विजिबल है। यस सर विजिबल है। यस सर सर विजिबल है। ठीक है बेटा, एक बार आप नेटवर्क देखो, visible है। हो सकता है कुछ प्रॉब्लम आ गई है। ठीक है, तो अब यहाँ पे प्रोडक्शन यहाँ से फिर यहाँ बढ़ गया, फिर यहाँ पे यहाँ गया। एम्प्लॉयमेंट देखेंगे तो एम्प्लॉयमेंट कम, एम्प्लॉयमेंट उस हिसाब से नहीं है। ठीक है, माइन्यूट है। अब इसको मैं डाउनग्रेड भी नहीं देख सकता, लिटिल लिख सकता हूँ, लिटिल एम्प्लॉयमेंट, लिटिल, मतलब नॉट एज प्रोपोर्शन टू प्रोडक्शन। हम लोग देखेंगे अभी, वो आंकड़े भी देखेंगे जिससे ये बात जस्टिफाइड होती है। हम वो डेटा भी देखेंगे जिससे ये बात जस्टिफाइड होगी कि प्रोडक्शन तो बढ़ा सेकेंडरी टर्शियरी में, बट एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ा। एम्प्लॉयमेंट आज भी अगर इंडिया को भी देखा जाए तो किसमें है? प्राइमरी में। आपने पीपल एज रिसोर्स पढ़ा है तो अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में भी पढ़ा होगा। 52%। हाँ, तो आप देखो 50% अप्रॉक्स अभी भी इंडिया में लोग एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड वर्क्स की क्या है। इज दैट क्लियर? अभी हम लोग आएंगे इस आंकड़ों पे। ठीक है, आई एम रबिंग दिस। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा, इसमें देखोगे सबसे इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ अभी तक जो भी पढ़ाया उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, राइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ टर्शियरी sector. We will notice that tertiary sector is becoming more and more important day by day. And let me tell you, very, very, very important. पेपर उठा के देखना बोर्ड का, तो फिर बात करना उससे। 10 साल का पेपर उठाना और बता देना कितनी बारी होगा, तो ये याद ही कर लेना। ठीक है, अब इसमें देखेंगे कि सबसे ज़्यादा किसमें प्रोडक्शन बढ़ा है? टर्शियरी में। क्यों? अभी मैंने पीछे बताया कि टर्शियरी में बढ़ा है, तो क्यों बढ़ा है, क्या कारण है, और प्राइमरी को कैसे रिप्लेस किया? क्वेश्चन यहाँ पे आता है, व्हाई प्रोडक्शन इज इंक्रीजिंग इन दिस सेक्टर, व्हाई टर्शियरी सेक्टर इज बिकमिंग मोर एंड मोर इम्पोर्टेंट। पहला, बेसिक सर्विसेज प्रोवाइड, बेसिक जैसे कि लाइक हॉस्पिटल, ओके, educational institution, पोस्ट, पुलिस स्टेशन, ये सब किसमें आ गए? टर्शियरी में आ गए। बैंकिंग, इंश्योरेंस एक्सेट्रा, सब किसमें है? और ये सब डेवलपिंग नेशन में गवर्नमेंट इसका ख्याल रखती है। ठीक है, तो ये सब बेसिक सर्विसेज हैं, तो इसीलिए इसका इंपॉर्टेंस बढ़ता जा रहा है। लोगों की ये सब रिक्वायरमेंट है, ठीक है, तभी टर्शियरी सेक्टर का इंपॉर्टेंस बढ़ता चला जा रहा है। दूसरा पॉइंट जो इस बात को जस्टिफाई करेगा कि जो है कि क्यों ये टर्शियरी सेक्टर बढ़ता चला जा रहा है, तो आप देखोगे डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी, डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी पे डिपेंड होता है डेवलपमेंट ऑफ टर्शियरी। अगर आपका इंपॉर्टेंस नहीं बढ़ेगा टर्शियरी का, तो प्राइमरी और सेकेंडरी से भी हाथ धो बैठेंगे आप। ओके, तो टर्शियरी का इसीलिए इंपॉर्टेंस बढ़ता जा रहा है कि हमें प्राइमरी और सेकेंडरी भी क्या करना है? मजबूत करना। ठीक है, ट्रेड करना है, स्टोरेज है, ठीक है, एक्सेट्रा, ट्रांसपोर्ट भी इसमें लिख लो। तो इसीलिए फिर थर्ड पॉइंट आते हैं, इनकम लेवल राइजेस। अब जैसे जैसे लोगों के पैसे बढ़ते हैं उनकी डिमांड बढ़ जाती है। ओके, पैसे बढ़ते हैं तो लोगों की डिमांड बढ़ जाती है, जैसे पीपल स्टार्ट डिमांडिंग। ठीक है, लाइक ईटिंग आउट, बाहर जाके खाना खाएंगे, टूरिज्म, घूमने चलो, शॉपिंग, कुछ खरीद के आओ, पैसे हैं, देख के आना है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, बहुत सारे एक्सेट्रा ऐसा आपके बुक में दिए हैं। इनकम लेवल जैसे जैसे राइज होता है लोगों की डिमांड बढ़ती जाती है।
उनको लगता है पैसा तो हो जाएगा, ठीक है। खाना खाने के अब आजकल रेस्टोरेंट देखो तो बढ़ते चले जा रहे हैं, लोग घरों में खाना कम बनाते हैं, थोड़ी सी बात होती है बाहर से खाना लाओ, ठीक है। हालांकि अभी तो कोविड-19 में सब डरे हुए हैं और घर पे ही बना रहे हैं, ऐसा होता नहीं है। सब कहाँ से खाते हैं? बाहर से। जंक फूड, घर का खाना नहीं खाएंगे, बाहर का खाना, जंक फूड, समोसे, चाउमीन, पास्ता, पता नहीं क्या क्या है, अब बाहर का। क्यों? क्योंकि इनकम है, ठीक है। इनकम लेवल राइज हो रहा है तो लोगों की डिमांड बढ़ती जा रही है। हम एक पहले साइकिल से चलते थे, इनकम बढ़ गई तो मोटरसाइकिल से, फिर इनकम बढ़ी तो अब कार से चलेंगे, फिर इनकम बढ़ी तो हमारा अपना प्राइवेट जेट होना चाहिए। अब देखोगे ना, इसी तरीके से तो हायरार्की बनी है। अब देखो जो अल्ट्रा रिच हैं उनके अपने प्राइवेट जेट होते हैं, अपने जेट से आते जाते हैं। तो ये इनकम ही तो है जिसकी वजह से वो इसको क्या कर पाते हैं, अफोर्ड कर पाते हैं। और ये सर्विस सेक्टर, अगर इनकम राइज हो रही है तो सर्विस सेक्टर डिमांड बढ़ती जाएगी, और इसीलिए सर्विस सेक्टर क्या है, इम्पोर्टेंट भी है। समझ में आया? यस सर। अगर किसी की इनकम राइज होगी तो हॉस्पिटल भी जाना चाहेगा। अरे तो हॉस्पिटल जब जाना चाहेगा, प्राइवेट हॉस्पिटल जाना चाहेगा, सरकारी में क्यों जाएगा? उसके पास 1 करोड़ रुपए है, उसको जो है कि बीमारी 1 लाख की है, तो हॉस्पिटल में जाके सरकारी में लाइन लगाएगा या प्राइवेट में जाके कहेगा कि भाई फटाफट मेरा प्राइवेट इलाज में। अगर बहुत ज़्यादा अल्ट्रा रिच है तो वो दुबई, सॉरी, और बहुत ज़्यादा पैसा होगा तो वो चला जाएगा यूरोप, या तो फिर चला जाएगा अमेरिका ट्रीटमेंट के लिए, प्राइवेट में ही जाएगा। नो सर, फॉरेन के लोग तो इंडिया में आते हैं ट्रीटमेंट करने, क्योंकि यहाँ इंडिया सस्ता मिलता है, तो इंडिया में करवा लेगा वो ट्रीटमेंट। तो इंडिया के लोग भी जाते हैं वो जो है फॉरेन ट्रीटमेंट कराने, ठीक है। अमेरिका में सब जगहों में जाते हैं। इंडिया के लोग भी बाहर जाते हैं, यहाँ बाहर के लोग भी इंडिया में आते हैं, तो हमारे यहाँ ठीक है मेडिकल, ओके। तो सर अब हाँ सर, आपने कहा कि सर जो लास्ट जो उसकी कॉस्ट होती है किसी भी प्रोडक्ट की, सर वो टर्शरी में होती है, टर्शरी में इंक्लूडेड होती है। तो सर फिर हम जीडीपी ओनली टर्शरी की प्रोडक्शन से निकाल सकते हैं ना सर, क्योंकि उसमें तो प्राइमरी और सेकेंडरी का इंक्लूडेड है। प्राइमरी और सेकेंडरी जो फाइनल वैल्यू वो होती है जो प्रोडक्ट पे लिखी होती है, ओके। किसी भी गुड्स की जो फाइनल वैल्यू का क्या होती है, जो उस पे प्रिंटेड होती है, जो कंज्यूमर पे कर देता है वही फाइनल है सर। ठीक है सर ओके सर। सर अगर फॉरेन कंपनी से सैमसंग या एप्पल हो गई, आपको समझ में आया? जिन्होंने पूछा टर्शरी का पूछा, वेट करिए आप 1 मिनट वेट करिए, आपको समझ में आया? टर्शरी तो ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस ये सब देगा। हाँ, तो ये नहीं, ये जो फाइनल लास्ट वैल्यू लगी है और जो इसको कस्टमर पे किया है वो है, ठीक है। समझ में आया सर? सर अरे कौन पूछ रहा था? हाँ, समझ में आया मैंने? यस सर, मैं पूछ रहा हूँ। यस सर। हाँ, नाम बताओ, नाम बताओ। उदय। हाँ बताइए, अब क्या कह रहे हैं उदय? सर फिर तो हम जीडीपी टर्शरी सेक्टर की प्रोडक्शन से पूछो आगे क्या कह रहे हैं। अरे टर्शरी सेक्टर का कैसे, मैंने कहा, मैंने बताया तो टर्शरी का नहीं है, फाइनल जो कस्टमर पे कर रहा है वही है। टर्शरी में तो बैंकिंग, इंश्योरेंस, बहुत सारी चीजें हैं। समझ में आ रहा है? सम ऑफ द ऑल 3 सेक्टर्स से हम निकालते हैं जीडीपी, और उसमें फाइनल कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है, जो कंज्यूमर पे करता है। क्लियर है? यस सर। सर हाँ सर, जैसे फॉरेन कंपनी से सैमसंग एप्पल हो गई, ये जब इंडिया में से प्रॉफिट कर रहे हैं, तो इनका जो प्रॉफिट होगा, जो वो जीडीपी होगी उस चीज की, वो इंडियन इकोनॉमी में देखी जाएगी या फॉरेन कंट्रीज की? क्या इंडियन इकोनॉमी में? अगर वो यहाँ पे कैलकुलेशन कर रहे हैं, यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो यहाँ पे कैलकुलेट होगा ना सर। मतलब जितना इनका प्रॉफिट होगा, अगर मेड इन इंडिया होगा सर, अगर मेड इन इंडिया होगा तो फिर यहाँ पे उसको बोल, अगर इंपोर्ट होगा तो फिर नहीं लिया जाएगा। उन्होंने यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग की है, पूछो मतलब क्या? मतलब कि सर जो उनका जो भी प्रॉफिट करेगी वो इंडियन जीडीपी में काउंट होगा, ना कि फॉरेन कंट्रीज की जीडीपी में। अगर वो इंडिया में अपना इंडस्ट्री बना लेते हैं, फैक्ट्री इंडिया, हाँ तो इंडिया में होगा ना, फॉरेन में थोड़ी होगा। अब फॉरेन में ले जाके बेचेंगे तो वहाँ पे कैलकुलेट किया जाएगा कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट में, ठीक है।
नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जीएनपी वगैरह फिर आएगा वहाँ पे। जीडीपी कैसे आएगा? जीडीपी तो एक लोकल, हर एक देश की अपनी क्या होती है, जीडीपी होती है, जो लोकली प्रोड्यूस्ड होते हैं चीजें, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी। अब वो बाहर से आके गई आ तो नहीं है, बट काम तो यहीं कर रही है ना। ओके सर। सर तो फिर चलो हम बोल अब आगे सकते आते हैं। आगे हम आते हैं, अब चौथा इसमें मेन पॉइंट है। ओके, सर्टेन न्यू सर्विसेज, ठीक है, जैसे कि ICT, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, याद रखिएगा, हैव बिकम इम्पॉर्टेंट एंड एसेंशियल, ठीक है। दैट्स वाई इंपॉर्टेंस ऑफ सर्विस सेक्टर इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, ठीक है। अब इसमें हम देखेंगे ये 4 पॉइंट तो आपको मस्ट हैं, ये 4 पॉइंट आना ही चाहिए, ठीक है, याद करके आना, नेक्स्ट क्लास में मैं पूछूंगा सबसे, ओके। तो इम्पॉर्टेंट है, मैंने कई बार लिख दिया, फिर से लिख दे रहा हूँ। अब इसके बाद नेक्स्ट देखो कि नॉट ऑल इन सर्विस सेक्टर आर ग्रोइंग इक्वली, सभी बराबर नहीं बढ़ रहे सर्विस सेक्टर में। अब सर्विस तो सर्विस होता है। अब देखो एक इंटरटेनमेंट के लिए जो एक्टर का पेमेंट होता है, ओके, तो वो पेमेंट कितना होता है? बहुत होता है। और दे क्या रहे हैं? सर्विस। सर्विस क्या है? एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, ओके। और इसलिए लाखों करोड़ जाते हैं। सर आपका वॉइस कट रहा है। सर्विस सर आपकी वॉइस बीच में कट रही है। सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। पेंटर क्या है? वेरी नेग्लिजिबल। सर अभी भी ब्रेक हो रही है। सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। तो हम लोग सर अभी ब्रेक हो रही है आपकी वॉइस। तो इससे इंटरटेनमेंट देने की वजह से कितने लाखों करोड़ों रुपए कमा रहा है। चलो अब आ रही है, अब ठीक है। अब आ रही है आवाज? हाँ, यस सर, अब क्लियर है। सेक्टर में हम देखते हैं कि सभी बराबर रूप से नहीं डेवलप करते, ठीक है, सभी इक्वली ग्रो नहीं करते। कुछ हैं बहुत ज्यादा ग्रो कर रहे हैं, कुछ हैं कि नहीं ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। इवन टू स्क्वायर मील्स उनको अरेंज करना मुश्किल हो जाता है। अब जैसे इंटरटेनमेंट के फील्ड में अगर आप देखो तो कितने लोग ऐसे हैं जो कि एक मूवी और एक जो है धारावाहिक बनाने में लाखों करोड़ों रुपए चार्ज करते हैं। वो दे क्या रहे हैं? वो कर क्या रहे हैं? सर्विस ही रेंडर कर रहे हैं, ओके। और एक कॉबलर, एक वॉशरमैन, ओके, तो इन ये सब भी एक सर्विस ही प्रोवाइड करते हैं, बट इनकी इनकम देखो मेयर ग्रे होती है। तो सभी लोग जो है कि हाईली स्किल्ड और एडुकेटेड वर्क नहीं कर रहे, ठीक है, सभी लोग नहीं कर रहे, कुछ ही लोग हैं जो ऐसा कर रहे हैं। और शॉपकीपर्स, रिपेयर पर्सन, इन सबको देखो तो ये बहुत छोटे लेवल पे क्या कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। समझ में आया? सर इस पे एक छोटा सा नोट्स ले लेना आप लोग। हाँ सर, एक टाइप से जो गवर्नमेंट है, पुलिस है और अदर डिपार्टमेंट जैसे लाइक सर भेल हो गया सर, वो सेमी गवर्नमेंट है, तो सर ये टर्जरी सेक्टर में ही आएंगे। हाँ ओके सर। टर्शरी सेक्टर काम क्या करते हैं? काम क्या करते हैं? अगर पुलिस वाले हैं तो वो काम क्या करते हैं? सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो हैं, ये सर्विस ही दे रहे हैं लोगों को। हाँ, तो आप सर्विसेज मैंने जब भी कराया था ना बेसिक सर्विसेज, तो उसमें आ ही जाएंगे। तो अब हम ये क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन इसमें आएगा, वेयर आर द मोस्ट पीपल एम्प्लॉयड, ओके। तो अब इसमें हम लोग देखेंगे अलग अलग डेटा, हमें अभी हम लोग पढ़ेंगे आगे, ठीक है, कि हमें इसमें दिया गया है। तो अब इसमें देखोगे कि सबसे ज़्यादा लोग कहाँ एम्प्लॉयड होंगे? प्राइमरी सेक्टर में। मैंने अभी पीछे भी बता दिया। हालांकि डेवलप प्रोडक्शन इंक्रीज तो होता है सेकेंडरी और टर्शरी में भी, बट प्राइमरी में जो है, बट वो प्रोडक्शन की जिस हिसाब से उनका प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है उस हिसाब से वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं किया जाता, जॉब क्रिएट नहीं किया जाता। फॉर एन एग्जांपल सेकेंडरी में देखो, सेकेंडरी में देखो तो प्रोडक्शन
9 टाइम्स फ्री हुआ है, जो आपका डेटा दिया है बुक में, ठीक है, 17-18 उसके हिसाब से। एम्प्लॉयमेंट अगर देखो तो 3 टाइम्स है। देखो प्रोडक्शन इनका कितना हुआ, बढ़ा 14 टाइम्स। बट एम्प्लॉयमेंट अगर देखो तो कितना है, 3 टाइम्स, सॉरी 3 टाइम्स तो सेकेंडरी में, फाइव टाइम्स। ओके, तो सबसे ज़्यादा लोग कहाँ हैं एम्प्लॉयड? एग्रीकल्चर में। सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयड लोग कहाँ हैं? एग्रीकल्चर में। मैक्सिमम पीपल आर एम्प्लॉयड। और मैक्सिमम पीपल एम्प्लॉयड हैं, तो आपको क्या लगता है, एक्चुअली दे आर एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड? दे आर अनएम्प्लॉयड। सरप्लस लेबर है, सरप्लस लेबर है सर, अनएम्प्लॉयमेंट, सरप्लस लेबर, यही अंडर एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। और इसी को कहेंगे डिसगाइज्ड, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। डिसगाइज्ड को और भी कुछ कहा जाता है सर? अंडर डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट को और भी कुछ कहा जाता है? अंडर एम्प्लॉयमेंट, हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। हाँ, आप अभी ने पढ़ा भी होगा 9th में, इसको हिडन कहा जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यस सर, समझ में आया? आप सभी को रीडिंग स्टार्ट होगी, ओके सर, यहीं से हम लोग पिकअप करेंगे, ओके सर, ठीक है। थैंक यू किसी सर। का कोई डाउट? नो सर। ओके सर, किसी का कोई डाउट है? नो सर। सर पता चलेगा। किस में आएंगे? हाँ बोलो। और समन बोरो होगा, और क्या होगा? यस सर, और समन बोरो। अब याद रखना, ये एनटीएससी में पूछा हुआ सर question स्लाइड था, दिखा ठीक है? दो सर, असम, वेस्ट बंगाल और ओडिशा। हाँ हाँ सर। सर नोट, हाँ। सर स्लाइड दिखा दो, थोड़ा सा रह रहा है। ये लो, दिखा दिया, दिख रहा है? यस सर। चलो, और किसी का कोई डाउट है? बस करें आज के लिए। सर मिनिस्टर्स किस में आएंगे? आज के लिए इतने रह रहे। टर्शरी में शायद। सर्विसेज दे रहे हैं ना? टर्शरी में ही आएंगे ना सर मिनिस्टर्स? हाँ हाँ, डिसीजन मेकर है उन्हें को डिसीजन मेकिंग वगैरह तो क्वीनरी में आते हैं, बट आप लोगों को तो बताया नहीं है ना? तो अब अभी के लिए यही मानो कि टर्शरी। ये कौन है ये? Is it ask? Is 656 equal by this enter it? ये तुम लोग आपस में बात भी कर रहे हो क्या आजकल? आर्यन जैन, आप हो? यस सर। ये आपने क्या लिखा है? I have a doubt in our module. It is mentioned that. हाँ बोलो। सर मॉड्यूल में लिखा था कि नॉर्थ इटली जो है वो डोमिनेटेड बाय पीओ, वो पोप के थ्रू डोमिनेटेड होती है, लेकिन हमारी बुक के अंदर लिखा है कि वो रूल्ड बाय वो सेंट्रल इटली होती है, रूल्ड बाय पीओ पोप। नहीं तो वो है नॉर्थ इटली है ना? नॉर्थ इटली तो हमारा ऑस्ट्रिया रूल कर रहा है, मैंने बताया है। सेंट्रल इटली पोप रूल करता है, ठीक है। सो करेक्ट कर लेंगे, ठीक है आर्यन जैन? ओके सर। चलो ठीक है, आज की क्लास इतने तक रहने देते हैं, मीट करते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आप लोग नोट्स बना के गुड इवनिंग भेज सकते हैं। सर। ओके सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर।